Okay, we are all set for the lecture today. If there are any quick questions, do let me know. Otherwise, फिर हम अपने प्लान के मुताबिक चलेंगे. आज हम लोगों ने चैप्टर 7 की जो डिस्कशन है, we have to wrap it up in the first 20 minutes maybe, and then we have to move to the next topic, which is wavelets. तो कोई questions हैं तो do let me know. Okay, today we want to conclude the discussion of chapter 7. What did we discuss last time? Let me write here. Optimal FIR filter design. और यहाँ पे मैं parenthesis में लिख भी देता हूँ कि for a given M. Okay, so let me recap the problem again. So what sort of question we are trying to address here? The question is a bit different. We are given filter specs. आपको filter के जो specs हैं वो given है. What are those specs? Let me see. So you are given the passband edge, यानी कि passband में जो last frequency है वो given है, stop band की जो first frequency है वो given है, उसके बाद फिर आपको passband ripple delta 1. Okay, तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला different है. एक तो ये कि आपको passband और stop band जो ripples हैं वो exactly given नहीं है, बल्कि उनकी ratio आपको given है. एक फर्क ये है, और उसके अलावा let me write and given फिल्टर का जो ऑर्डर है वो आपको गिवन है. तो ये एक क्वेश्चन है जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. डिजाइन एन FIR फिल्टर. FIR फिल्टर के डिजाइन की बात हो रही है, which is optimal. तो जो चीज नई है वो ये चीज है कि ऑप्टिमैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उससे पहले जब हम विंडोइंग मेथड के जरिए FIR फिल्टर डिजाइन कर रहे थे तो वहां पे हम ऑप्टिमैलिटी का क्वेश्चन नहीं देख रहे थे. वहां पे हम एक एल्गोरिथमिक प्रोसीजर हमने लर्न किया कि हाउ टू डिजाइन एन FIR फिल्टर. वी सॉ के अगर हम एक डिजायर्ड जो आपके पास फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, फॉर एग्जांपल आइडियल लो पास फिल्टर जो है उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, अगर हम कहें कि दिस इज व्हाट वी डिजायर, अगर हम वहां से स्टार्ट करें तो वी गेट टू नो कि हमारे पास जो इंपल्स रिस्पांस आता है टाइम डोमेन में, इट इज एवरलास्टिंग, इट इज नॉन कॉजल. तो जिसकी वजह से वी हैव टू ट्रंकेट इट टू मेक इट एन FIR सिस्टम. ठीक है, तो जब आप ट्रंकेशन करते हैं तो यू कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ विंडोज. ठीक है, जिसमें रेक्टेंगुलर विंडो है या हैमिंग विंडो है, हैमिंग है, ब्लैकमैन है. इसके अलावा और विंडोज भी होंगी. आई कीप फॉरगेटिंग देयर नेम्स. But eventually we saw that Kaiser window was the window which has been unanimously chosen by the researchers around the world for the design of FIR filters. So this is what we discussed जब हम FIR filter design की बात कर रहे थे using windowing method. लेकिन to our surprise जब आप mathematical perspective से analysis करते हैं तो you get to know कि जो rectangular window है it is actually the optimal rectangular window के जरिए जब आप डिजाइन करेंगे अपने FIR filter को तो it is the optimal one. ठीक है, तो let me write here as well FIR filter design using rectangular window is optimal E sense. तो अब ये जो चीजें अभी हम थोड़ी देर के लिए बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो these are for interested students. ठीक है,
द एम्बिशियस वंस। तो हम कह रहे हैं कि जब आप एफआईआर फिल्टर डिजाइन करते हैं यूजिंग विंडोइंग मेथड, तो उस वक्त कौन सी विंडो जो है वो आपको ऑप्टिमल एफआईआर फिल्टर प्रोवाइड करती है? रेक्टेंगुलर विंडो। और ऑप्टिमैलिटी जो है, ऑप्टिमैलिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यू कैन डिफाइन द ऑप्टिमैलिटी इन सो मेनी डिफरेंट वेज, ठीक है। वन पॉसिबल वे इज MMSE। तो व्हाट डज MMSE स्टैंड फॉर? इट स्टैंड्स फॉर मिनिमम मीन स्क्वायर्ड एरर। तो व्हाट डज दैट मीन कि आपका जो डिजायर्ड फिल्टर है कैपिटल HD, ठीक है, उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो, और जो आपका एक्चुअल फिल्टर जो आपने बनाया है यूजिंग रेक्टेंगुलर विंडो, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, उनको सब्ट्रैक्ट करें, दैट इज द एरर। टेक द मैग्नीट्यूड स्क्वायर सो दैट के एरर की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव जो मामला है वो खत्म हो जाए, तो सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड रह जाएगा। तो ये जो चीज है इसको हम कहते हैं स्क्वायर्ड एरर, क्योंकि आप एरर लेके उसको स्क्वायर कर रहे हैं। एंड देन इफ यू डू द समेशन, और समेशन किसके रिस्पेक्ट करनी है? फ्रीक्वेंसी वेरिएबल, और फ्रीक्वेंसी वेरिएबल क्योंकि कंटिन्यूअस है तो समेशन मींस के इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किस चीज की हो रही है? DTFT की हो रही है। तो DTFT की रेंज कौन सी होती है? -π to π। और जब आपने सारे यानी कि फ्रीक्वेंसी हर फ्रीक्वेंसी पे जब आपने एरर को इवेलुएट कर लिया और आपने सारी एरर वैल्यूज को एड अप कर लिया, देन यू डिवाइड विद द टोटल रेंज 1/2π। तो अब ये जो एक्सप्रेशन जो मैंने इस वक्त लिखा है ये क्या चीज बन गया? वी कॉल इट MSE, मीन स्क्वायर्ड एरर। क्या आपने स्क्वायर्ड एरर की एवरेज कंप्यूट किया या मीन कंप्यूट किया, ठीक है। तो ये अब आपके पास MSE है, ठीक है। और अगर हम एक ऐसा फिल्टर तलाश करें जो कि MSE को मिनिमाइज करेगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि दैट फिल्टर इज ऑप्टिमल इन द MMSE सेंस कि इट मिनिमाइजेस द मीन स्क्वायर्ड एरर। और वो कौन सा फिल्टर है? whenever we use the windowing method, then the rectangular window is the optimal window to use. Okay, तो ये तो एक वैसे ही इनके by the way thing है। उसके बाद अब मजीद मामला ये है कि now I will recap the discussion which I did in the previous lecture। लेकिन क्योंकि हम time constrained हैं और probably this is the last week before the final exam, even though कि हमने एक lecture skip किया था, तो I will talk to the academics office to schedule a makeup lecture जो इस वीक हो सकता है या नेक्स्ट वीक हो सकता है। In short, we are left with 3 lectures जिसमें आज का lecture भी शामिल है। तो based upon the latest circumstances, I've decided कि I need to accelerate a bit more। तो जिसकी वजह से अभी जो है जो एक चीज हमारे एजेंडा में शामिल थी पार्क्स मैक्लीलन मेथड, तो उसकी डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट की थी। तो I will recap what I discussed in the previous lecture, लेकिन I may not be able to conclude it। तो हम उसको मिड वे में उसको छोड़ेंगे with the hope के आप लोगों ने कुछ ना कुछ उसमें से लर्न किया है, and the interested students they can do the remaining reading on their own to kind of catch up with that topic। तो हम अभी अगले 10-15 मिनट के बाद we are going to move to the next topic, ठीक है, which is not there in the textbook। उसके लिए हमने लेक्चर नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ठीक है। I was not able to share the lecture notes on the Google Classroom because somehow the Google Classroom services are not available। इनके हमने अनाउंसमेंट वहाँ पे की हुई है, लेकिन I've tried so many times, maybe a dozen times, but I'm not allowed to upload any documents there। तो जिसकी वजह से फिर हमें वो आपको डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने पड़े। जो लेक्चर नोट्स हमने आपको भेजे तो उसमें वेवलेट्स पे लेक्चर नोट्स हैं और DCT यानी कि डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म पे लेक्चर नोट्स हैं। तो आई प्लान टू स्पेंड 2 lectures on wavelets and 1 lecture on DCT, and that will be the end of the DSP class। Okay, right, so let me go through the textbook now। Okay, तो जो हमने पार्क्स मैक्लीलन मेथड हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन स्टार्ट की थी, तो आई वांट टू रैप अप दैट डिस्कशन इन नेक्स्ट 10 minutes, so I will not be able to write anything। तो अगर आप लोगों को लगे कि the pace is a bit fast, तो you guys are advised to go through the recording of the previous lecture जिसमें हमने इसको थोड़ा सा relatively slow pace के साथ इसको navigate किया था। तो story begins here। जैसे equation 774 आपको नजर आ रही है, तो हम सबसे पहले जो है वो एक हम कहते हैं कि हम ऑप्टिमल फिल्टर बनाएंगे। और ऑप्टिमल फिल्टर का क्वेश्चन क्या है कि आपको फिल्टर का ऑर्डर यानी कि कैपिटल M भी आपको बताया होता है। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि फिल्टर ऑर्डर भी आपको गिवन है कैपिटल M is 5, तो दैट मींस कि आपने सिर्फ और सिर्फ 5 सैंपल्स जो हैं HFN के डिजाइन करने हैं, और हर सैंपल को आप आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेकिन असल डील जो है आप कह लें जो डिफिकल्टी है वो भी यहीं पे है कि 5 सैंपल्स को कौन सी बेस्ट वैल्यूज असाइन करें सो दैट के
जो एरर है वो मिनिमाइज हो जाए। अब वो एरर जो है वो MSE हो सकती है, यानी कि मीन स्क्वेयर्ड एरर हो सकता है, आप मिनिमाइज करना चाह रहे हो सकता है कि आप कुछ और चीज करना चाह रहे हो। जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम मिनीमैक्स क्राइटेरिया यूज करेंगे कि हम मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर को मिनिमाइज करना चाहेंगे। तो ये जो डिफरेंट आपके ये जो क्राइटेरियन है, ठीक है, तो ये दे आर काइंड ऑफ वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय मैथमेटिशियंस, इवन दो कि हम कहें कि MSE है या मिनीमैक्स है, तो फॉर अस दे आर द सेम, क्वांटिटेटिवली दे आर नॉट द सेम, ठीक है। तो दे आर डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिमैलिटी, और हर क्राइटेरिया से आपके पास एक डिफरेंट जो है वो जवाब आएगा। एनीवे, तो 774 आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसमें आप कहते हैं कि हम फॉर अ गिवन m आपको स्पेसिफाइड है, तो हम FIR फिल्टर डिजाइन करेंगे जो कि ऑप्टिमल होगा, मोर ओवर ये कि उसका लीनियर फेज भी होगा। तो अब आप अगर चैप्टर 5 से अपनी मेमोरीज को रिकॉल करें तो वी सॉ के जो लीनियर फेज FIR फिल्टर्स हैं, ठीक है, तो दे हैव 4 टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। तो टाइप 1, टाइप 2 कौन सा आपके पास लीनियर फेज FIR फिल्टर था, जिसमें आपके पास सिमेट्री होती है अराउंड द मिड पॉइंट। किस चीज की सिमेट्री? HFN सिमेट्रिक होता है अराउंड द मिड पॉइंट। और फिर टाइप 1, टाइप 2 कैसे बनता है कि टाइप 1 में HFN जो है उसमें इवन नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं और M इवन होता है, और टाइप 2 में आपके पास M जो है जो फिल्टर ऑर्डर है वो ऑड होता है। और इसी तरह से टाइप 3, टाइप 4 लीनियर फेज FIR फिल्टर कैसे बनते हैं, जब आपके पास HFN जो है इट इज एंटी सिमेट्रिक अराउंड द मिड पॉइंट, ठीक है। तो फिर फर्दर ये कि अगर कैपिटल M इवन है तो टाइप 3 है, कैपिटल M ऑड है तो टाइप 4 है। एनीवे, यहाँ पे हम टाइप 1 जो है लीनियर फेज FIR फिल्टर डिजाइन की बात कर रहे हैं, और शुरू में हम कहते हैं कि हम जीरो फेज फिल्टर बनाएंगे। तो जीरो फेज फिल्टर का मतलब है कि एक ऐसा फिल्टर जिसका जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है वो रियल हो, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड हो लेकिन उसका फेज ना हो। फिर अगर आप DTFT की प्रॉपर्टीज को नेविगेट करें तो यू विल गेट टू सी कि अगर आपके पास HFN जो है अगर वो रियल और इवन हो तो उसकी DTFT जो है वो रियल वैल्यू होगी, यानी उसका फेज नहीं होगा। तो जिसकी वजह से आप कहते हैं कि अगर आपने जीरो फेज फिल्टर बनाना है तो इक्वेशन 774 होल्ड करती है। ये एक ऐसा फिल्टर है जिसमें HFN जो है इट इज सिमेट्रिक अराउंड जीरो, ठीक है। और देन इक्वेशन 775 क्या है? द DTFT ऑफ 774, और फिर क्योंकि सिमेट्री है, क्योंकि HFN जो है वो इवन है, तो सिमेट्री को यूटिलाइज करके आप 776 पे जाते हैं आइलर्स आइडेंटिटी इस्तेमाल करके। और क्योंकि आपका फिल्टर जीरो फेज था तो फिर 771 में 7.77, ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है यहाँ जहाँ पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप अपने फिल्टर में डिले इंट्रोड्यूस करते हैं टू मेक इट कॉजल। क्योंकि इनिशियली आपका जो HFN था वो इवन था लेकिन वो नॉन कॉजल था, तो आपने उसको कैपिटल M/2 की शिफ्ट दी है, तो नाउ इट हैज बिकम कॉजल। और अकॉर्डिंगली जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है वो 7.78 में आप लिख सकते हैं, जिसमें E to J आपको नजर आना शुरू हो गया कि नाउ इट हैज अ फेज व्हिच इज लीनियर फेज। पहले जीरो फेज था, अब लीनियर फेज है। एनीवे, तो अब हम फिर दोबारा से 776 पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आपको समेशन में कोसाइन की टर्म्स नजर आ रही हैं। तो ये जो टर्म्स हैं इनको हम इंटेलिजेंटली रीराइट करते हैं यूजिंग समथिंग व्हिच इज कॉल्ड nth ऑर्डर शेबिशेव पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इवेंचुअली होता ही है कि 776 जो इक्वेशन थी उसको रीराइट करके हम जब लिखते हैं तो हम 780 इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं। तो 780 इक्वेशन जो है इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए फोकस करेंगे, जहां मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, तो ये इक्वेशन जो है लुक्स लाइक के इसमें क्या है कि जो आपने फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स डिजाइन करना है फॉर योर ऑप्टिमल FIR फिल्टर, तो वो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जो है ये फिल्टर डिजाइन प्रॉब्लम क्या बन गया है, वो ये कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिनोमियल नजर आ रहा है ऑफ डिग्री कैपिटल L, और वो पॉलिनोमियल जो है उसकी बेस क्या है? कोसाइन ओमेगा। और फिर जब आप कोसाइन ओमेगा को आप तो कहते हैं कि लेट मी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू कोसाइन ओमेगा, तो फिर आपके पास इक्वेशन 782 जो है वो आती है, जिसमें और ज्यादा उसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है कि आपका जो फिल्टर डिजाइन प्रॉब्लम है इट बिकम्स अ प्रॉब्लम ऑफ डिजाइन ऑफ अ सुटेबल पॉलिनोमियल। और एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कैपिटल L है, तो आपने वो पॉलिनोमियल डिजाइन करना है। दैट मींस कि आपको पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। तो होते होते ये हुआ मामला कि आपका जो फिल्टर डिजाइन का प्रॉब्लम था तो वो पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन का प्रॉब्लम बन गया, व्हिच इज काइंड ऑफ वेल नोन इन अप्रोक्सीमेशन थ्योरी। तो फिर ये कि आपको ये तो पता चल गया कि आपने एक पॉलिनोमियल डिजाइन करना है, मतलब ये कि पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स पता चलाने हैं। तो अब कैसे पता चलाएं? व्हाट आर द बेस्ट कोएफिशिएंट्स? आर्बिट्रेरीली भी लिख सकते हैं।
तो वंस अगेन यू नीड टू डिफाइन अ क्राइटेरियन, तो वो क्राइटेरियन जो है वो 7.83 में, दैट मींस कि आपका जो डिजायर्ड जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, कि जो डिजायर्ड डीटीएफटी है माइनस जो एक्चुअल डीटीएफटी है, दैट इज द एरर, एंड देन यू मल्टीप्लाई दिस एरर विद अ वेटिंग फंक्शन। कि आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि मुझे पास बैंड में ज्यादा एरर में टॉलरेट कर सकता हूँ, स्टॉप बैंड में हो सकता है कि मैं कम एरर टॉलरेट कर सकता हूँ, तो जिसकी वजह से आप एक वेटिंग फंक्शन भी डिफाइन करते हैं। तो ओवरऑल इनके इस फार्मूला के बाद आपको एरर फंक्शन ई एफ डब्ल्यू मिलता है। इनकी एरर है एक तो ये चीज, ठीक है, दूसरा ये कि इट्स अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, इनके हर फ्रिक्वेंसी पे जो एरर है वो फ्लक्चुएट करेगी, कम या ज्यादा होगी। फिर आप आते हैं कि मिनीमैक्स क्राइटेरिया पे, ठीक है। मिनीमैक्स क्राइटेरिया क्या है, जहां पे मैं इस वक्त माउस ओवर कर रहा हूँ, आप कहते हैं कि मैं एब्सोल्यूट एरर, इनके ई एफ डब्ल्यू जो है उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, कि मैं एब्सोल्यूट एरर को का मैक्सिमम लेता हूँ, इनके मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, और फिर आगे मिन लिखा हुआ है, दैट मींस के मैं मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर को मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एरर पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा एरर कितनी हो सकती है, यानी ज्यादा से ज्यादा डिविएशन जो है वो आपके एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस से कितनी हो सकती है। तो जो मैक्सिमम डिविएशन है आप कहते हैं कि वो मिनिमाइज हो जाए, तो हम मैक्सिमम डिविएशन को, मैक्सिमम एरर को बाउंड कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मिनीमैक्स क्राइटेरियन। एंड इट टर्न्स आउट कि जो मिनीमैक्स क्राइटेरिया के जरिए जो डिजाइन है वो आप कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग अ थ्योरम फ्रॉम अप्रोक्सीमेशन थ्योरी, एंड दैट थ्योरम इज कॉल्ड अल्टरनेशन थ्योरम। और उसकी डेफिनेशन पे अब हम आते हैं। तो आज जो मैं ये सब चीजें नेविगेट कर रहा हूँ, तो इसको हम थोड़ा सा रिलैक्स तरीके से हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हुए हैं, तो यू गाइस कैन लिसन टू द रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है, फॉर मोर क्लैरिटी। तो अब यहाँ पे जो एरर फंक्शन जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, हमने उसको फिर दोबारा से लिखा है, सिर्फ नोटेशन चेंज किया है। अब हमने पॉलिनोमियल्स की नोटेशन यूज की है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो हमारा फिल्टर डिजाइन प्रॉब्लम है, तो वो पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन प्रॉब्लम बन गया है। तो इसमें डी सबस्क्रिप्ट ऑफ पी क्या चीज है, दैट इज योर डिजायर्ड पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपने अपने ज़हन में सोचा हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि ये वो पॉलिनोमियल है जो मुझे चाहिए। और पी ऑफ एक्स क्या चीज है, पी ऑफ एक्स इज बेसिकली योर another polynomial जिसके जरिए आप डिजायर्ड पॉलिनोमियल को अप्रोक्सीमेट करेंगे, ठीक है। तो डिजायर्ड पॉलिनोमियल का स्केच आपके पास गिवन है, और पी ऑफ एक्स एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिजाइन आपने खुद करना है, और आप चाह रहे हैं कि जो पी ऑफ एक्स है वो डी सबस्क्रिप्ट पी जो पॉलिनोमियल है उसके एज क्लोज एज पॉसिबल हो। यानी आप चाह रहे हैं कि जो पी है इट बिकम्स अ ट्विन, इट बिकम्स वेरी वेरी सिमिलर टू डी सबस्क्रिप्ट पी, ठीक है। तो ये आपका जो है वो प्रिंसिपल है। और वंस अगेन जो मिनीमैक्स क्राइटेरिया है वो आपको नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं कि जो एरर है ई सबस्क्रिप्ट पी के पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन की जो एरर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के जो एब्सोल्यूट एरर है, और मैक्स ऑपरेटर क्या मतलब है कि जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है, तो यू वांट टू मिनिमाइज इट। और फिर क्राइटेरियन कहाँ पे, ये जो दो तीन लाइंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, यहाँ पे क्राइटेरियन जो है वो मेंशन्ड है। इनके जो अल्टरनेशन थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये जो स्टेटमेंट है इट माइट नॉट बी इजी टू एब्जॉर्ब, ठीक है, एक दफा में, कि अगर आप पहली दफा इसको रीड करें तो हो सकता है कि ये चीज आपको टफ लगे। तो जिसकी वजह से फिर हमने पिछले लेक्चर में भी क्या किया था कि वी वेंट थ्रू एन एग्जांपल। हमने कहा कि एग्जांपल के जरिए इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फिर हमने फिगर 7.34 को हमने देखा था। तो इसमें क्या मामला था कि आपको ये तीन स्केचेस नजर आ रहे हैं। तो हर स्केच में क्या है, ये जो मिडिल में जो डॉटेड लाइन है जहां पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, ये आपका डिजायर्ड पॉलिनोमियल है। आप कह रहे हैं कि मुझे इस तरह का फ्लैट रिस्पॉन्स चाहिए। इसी तरह से जहां पे इस वक्त मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, ये भी आपका डिजायर्ड पॉलिनोमियल है। और फिर ये जो सॉलिड लाइन है, जो कर्वी सी लाइन है, तो ये आपका पी ऑफ एक्स है। ये आपका कैंडिडेट पॉलिनोमियल है जो डिजायर्ड पॉलिनोमियल को अप्रोक्सीमेट कर रहा है। और फिर इस तरह के कितने कैंडिडेट पॉलिनोमियल्स हैं, तीन कैंडिडेट पॉलिनोमियल्स हैं, और आपने पता चलाना है कि इनमें से बेस्ट अप्रोक्सीमेशन कौन सी है, ठीक है। मेरे डिजायर्ड पॉलिनोमियल के साथ सबसे ज्यादा मिलता जुलता पॉलिनोमियल कौन सा है। अब वही बात है कि विजुअली अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये तो सब एक जैसे ही हैं, लेकिन जो मैथमेटिशियंस हैं दे थिंक इन अ डिफरेंट वे। तो देयर इज अ क्वांटिटेटिव मेजर टू फिगर आउट के P1, P2, P3 इनमें से बेस्ट कैंडिडेट पॉलिनोमियल कौन सा है। तो हाउ डू वी फिगर इट आउट, हम देख रहे थे कि हम जो ब्लू कर्व है, नहीं, जो सॉलिड कर्व है, ये जो कर्वी लाइंस हैं, यानी कि जिसको हम P1 ऑफ x कह रहे हैं या P2, P3, तो इसके आप एक्सट्रीमास देखेंगे, तो जिनको हम कहते हैं कि
ऑफ कोर्स एक्सट्रीमस का मतलब है कि मैक्सिमम एरर इन नेगेटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन, और फिर ये कि अल्टरनेशन थ्योरम सेज के अगर एक एक्सट्रीमा यहाँ पे जहाँ पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, दैट मींस कि एरर इज मैक्सिमम एंड नेगेटिव है, तो नेक्स्ट जो अल्टरनेशन है उसका साइन ऑपोजिट होना चाहिए कि अगली दफा जो एक्सट्रीमा हो तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, यानी कि मैक्सिमम एरर हो और वो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो इस तरह से फिर आप ऑल्टरनेशंस काउंट करते हैं, जैसे ये पहली ऑल्टरनेशन है, ये दूसरी ऑल्टरनेशन है, फिर ये तीसरी ऑल्टरनेशन है, फिर चौथी है, फिर पांचवी है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको स्लोप तो जीरो नजर आ रहा है आपके पॉलिनोमियल का, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीमा नहीं है, यानी यहाँ पे जो एरर है इवन दो इट्स पॉजिटिव बट इट्स नॉट मैक्सिमम। ठीक है, तो जिसकी वजह से फिर अगला जो एक्सट्रीमा है वो भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि पिछला जो एक्सट्रीमा था दैट वाज आल्सो विद द सेम साइन। तो ये सारी एक्सरसाइज हमने की थी, यानी कि आई कैन शो यू जो एनोटेशंस हमारे पास पिछले लेक्चर से मौजूद है। तो हमने इंडिविजुअली जो मैक्सिमस थे, मिनिमस थे, यानी कि जो एक्सट्रीमस थे, हमने उनको एनोटेट किया था, उनके साइंस लिखे थे और उसके बाद हमने उनको काउंट किया था। एंड व्हाट डज द अल्टरनेशन थ्योरम टेल्स अस? इट सेज कि अगर आपके पास जो कैंडिडेट पॉलिनोमियल है जिसके जरिए आपने डिजायर्ड पॉलिनोमियल को अप्रोक्सीमेट करना है, तो अगर कैंडिडेट पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो r है, ठीक है, तो आपके पास कम से कम जो है वो r+2 इटरेशंस होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपके पास रेंज है जिस पे आप अप्रोक्सीमेशन कंसीडर कर रहे हैं, जिस इंटरवल पे आप अप्रोक्सीमेशन देख रहे हैं, तो r+2 अल्टरनेशंस होनी चाहिए। तो हमने देखा था कि पॉलिनोमियल 1 जो है ये सारे पॉलिनोमियल्स डिग्री 5 के हैं, तो P1 ऑफ x जो है इसमें 5 अल्टरनेशंस आई थी, तो ये ऑप्टिमल नहीं था। P2 में भी 5 अल्टरनेशंस आई थी, ये भी ऑप्टिमल नहीं था। P3 में जो है वो 7 अल्टरनेशंस हमारे पास आई थी, तो इट वाज ऑप्टिमल क्योंकि इट वाज मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ द अल्टरनेशन थ्योरम कि r+2 डिग्री का जो पॉलिनोमियल है उसके डिग्री r का जो पॉलिनोमियल है उसकी r+2 अल्टरनेशंस होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो डिग्री 5 के लिए कम से कम 7 अल्टरनेशन होनी चाहिए। और हर अल्टरनेशन का क्या मतलब है कि आपको एक्सट्रीमर्स फाइंड करने हैं, और हर दो जो कंसेक्टिव एक्सट्रीमर्स हैं तो उनका जो साइन है वो ऑपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे यू नीड टू एक्सरसाइज कॉशन कि कौन सा पॉइंट एक्सट्रीमा है और कौन सा पॉइंट एक्सट्रीमा नहीं है, या अगर एडजेसेंट एक्सट्रीमर्स हैं लेकिन उनका साइन सेम है तो वो अल्टरनेशन काउंट नहीं होगी। तो ये हमने डिस्कशन की थी। इस तरह फिगर 7.35 में भी हमने अल्टरनेशन जो है वो मार्क की थी। ठीक है, इस तरह से मजीद अगर कोई फिगर आपको दी जाए तो यू गाइस शुड बी एबल टू मार्क द अल्टरनेशन। जैसे इस फिगर में अगर हम आपको कहें कि अल्टरनेशंस बताएं कितनी कितनी है, तो यू गाइस शुड बी एबल टू टेल अस। और फिर हमने देयर वाज मोर थ्योरेटिकल डिस्कशन, उसकी समरी जो है इन 3 बुलेट पॉइंट्स में लिखी हुई थी, तो हमने सिर्फ इन बुलेट पॉइंट्स को नरेट किया था। यानी आई सेड के डेफिनेटली इसकी जो जितनी भी डिस्कशन है दैट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक फॉर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, और ये जो की पॉइंट्स हैं दे शुड बी मेमोराइज्ड, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, अगर मेमोराइज ना भी करें और अगर आप घर बैठ के एग्जाम देते हैं, ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, तो यू गाइस शुड नो के वेयर दीस बुलेट पॉइंट्स आर, सो दैट यू गाइस आर एबल टू लोकेट इट इन केस देयर इज अ नीड। और इसमें जो पहले 2 बुलेट पॉइंट्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये कि जो आपका ऑप्टिमल पॉलिनोमियल है, तो अगर उसमें मिनिमम नंबर ऑफ अल्टरनेशंस अगर आपको चाहिए r+2, अगर डिग्री r हो, तो मैक्सिमम अल्टरनेशंस r+3। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में नोटेशन कहीं पे स्मॉल r यूज हुई है, कहीं पे कैपिटल L यूज हुई है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। जो भी आपके पास r है या कैपिटल L है, ठीक है, तो कम से कम अल्टरनेशंस कितनी होंगी, r या l जो भी आपके पास होगा उसमें 2 ऐड करें, और ज्यादा से ज्यादा अल्टरनेशंस कितनी हो सकती हैं, जो भी r है या l है उसमें 3 ऐड करें। तो ये आपके पास ऑप्टिमैलिटी का क्राइटेरिया है। और फिर ये कि पास बैंड की जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है ओमेगा p और स्टॉप बैंड की जो पहली फ्रीक्वेंसी है ओमेगा s, वहां पे अल्टरनेशंस हमेशा मौजूद होंगी। तो इफ वी डू सम मेमोराइजेशन दैट हेल्प्स। ओके, उसके बाद फिर जो है हम इस चीज पे जाना चाह रहे थे व्हिच वाज द क्रक्स। ठीक है, इनकी जो सारी डिस्कशन, ये जो कुछ भी हमने हाइप जो बिल्ड की थी, इवेंचुअली वी वांटेड टू यूटिलाइज इट पार्क्स मैक्लेलन एल्गोरिथम के लिए। ठीक है, तो दैट इज काइंड ऑफ एन आइटरेटिव प्रोसीजर जिसके जरिए आप जो HFN है उसके जो सैंपल्स हैं, इनके अगर कैपिटल M इज 5 सैंपल्स आपने डिजाइन करने हैं, तो हर सैंपल का सिर्फ एम्पलीट्यूड आपने डिसाइड करना है। वो जो 5 एम्पलीट्यूड डिजाइन करने हैं, तो वो आपको पता चलता है कि यू कैन नॉट डू इट इन वन शॉट, जिसकी वजह से आपको आइटरेटिवली करना पड़ता है। तो वो आइटरेटिव प्रोसीजर जो है इट इज नोन एज पार्क्स मैक्लेलन मेथड।
लेकिन once again because we are out of time, ठीक है, तो because of that I'm going to skip it. लेकिन उसका जो आप कह लें कि जो प्लेटफॉर्म है वो हमने पिछले लेक्चर में और अभी आज भी रिकैप करके प्रोवाइड कर दिए. इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गो थ्रू इट. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्किप इट. तो ऑफिशियली इनके पार्क्स मैक्लेलन एल्गोरिथम जो है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्लासरूम सेटिंग में. तो अगर क्लास एग्जाम में जो वैल्यूएशन होगी इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आई हैव टोल्ड यू. इनके ऑल्टरनेशन थ्योरम है या पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन है या एमएमएससी है या मिनीमैक्स है, जो भी चीजें उससे रिलेटेड. तो पार्क्स मैक्लेलन मेथड जो है उसमें देयर इज अनदर सेट ऑफ इक्वेशंस. वंस अगेन we are not supposed to derive these equations, we are not supposed to memorize these equations, we're just supposed to utilize them in a right way. In case ke in your job or in your later years of careers, you're supposed to design optimal FIR filter using iterative Parkes-McLellan algorithm. So here in figure 741 we have the flow chart. So that tells you, it is kind of a pseudocode which tells you कि अगर आपने MATLAB Python में कोड लिखना है Parkes-McLellan एल्गोरिथम का तो आप कैसे लिखेंगे. तो रफली आप जो है वो एक इनिशियल गेस से स्टार्ट करते हैं अपने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के, और बाद में जो है वो आप अपने उस गेस को आइटरेटिवली जो है वो रिफाइन करते हैं. और इस सारे स्टेप पे आपके पास कुछ इक्वेशंस हैं जो कि यूजफुल होंगी. और वो कौन सी इक्वेशंस हैं जिनको अभी हमने नेविगेट किया है. ये जो 7.103 है और 7.101, 102. तो दीज आर 3 इक्वेशंस जो कि Parkes-McLellan एल्गोरिथम के डिजाइन में यूजफुल है. ओके, विद दिस वी फॉर्मली क्लोज चैप्टर 7 and more or less इनके it is kind of the closure of the textbook as well, even though के textbook में मज़ीद discussions हैं. इनके chapter 7 से आगे भी 4 chapters हैं, लेकिन we are constrained by time, जिसकी वजह से हम जो DTSP है अब हम उससे निकल के lecture notes की तरफ आएंगे. So now I want to begin the discussion of the next topic, which is wavelets. So if you guys have any questions regarding this optimal filter design, do let me know. Okay, so looks like very few people are present as usual. Okay, so let me start discussion of our next topic. ठीक है, अब हम lecture notes इस्तेमाल कर रहे हैं. These lecture notes are written by Professor Justin Gromberg, who is a professor at Georgia Tech, USA. तो ये lecture notes आप लोगों के साथ share हो चुके हुए हैं through a broadcast email. तो let's start our discussion of of wavelets. उसमें wavelets में there are so many different wavelets available, जिनमें से there is one specific type जिसको हम HAR wavelets कहते हैं, and that is of interest to us today. ठीक है, okay. तो अब wavelets का क्या मामला है? इनकी wavelets का मामला ये है कि more or less इनकी जो वेवलेट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सिग्नल की, ठीक है, तो उसकी जो रूट्स हैं या फाउंडेशंस हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, जैसे आप लोग देख चुके हुए हैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज या कंटीन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज. तो अभी जो लेक्चर नोट्स हैं तो उसमें हम कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स के लिए हम जो वेवलेट रिप्रेजेंटेशन है वो हम लोग सीख रहे हैं. ठीक है, बट द सेम डिस्कशन जो है इट can easily be applied to the discrete time signals. ठीक है, जब फिर हम इस चीज को discrete wavelet transform जो है वो कहना शुरू कर देते हैं. तो how do we get started? तो हमारे पास the story once again begins with a signal of interest. यानी एक x of t होता है हमारे पास, एक सिग्नल है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, and we want to write its wavelet representation. ठीक है, x of t की wavelet representation हमने लिखनी है. So, okay, maybe I should write something on the whiteboard. ठीक है, वेवलेट्स में क्या मामला है कि हम x of t की जो है वो वेवलेट रिप्रेजेंटेशन लिखना चाह रहे हैं. तो उसमें वैसे ही होगा जैसे आप फोरियर सीरीज के मामले में करते हैं कि यू नीड बेसिस फंक्शन. ठीक है, और एक्चुअली आपको
उस तरह के काफी सारे बेसिस फंक्शन आपको चाहिए होते हैं, और हर जो बेसिस फंक्शन है आप उसको एक स्केलिंग जो कोफिशिएंट है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन यू ऐड देम टुगेदर, ठीक है। तो ये अब आपके पास जो है एक सिंपलेस्ट जो है वो वेवलेट रिप्रेजेंटेशन है, और इसको जब हम मजीद जो है एक्यूरेट करना चाहें इन टर्म्स ऑफ नोटेशन तो वी राइट इट लाइक दिस। तो अब हम इसको रीड कैसे करेंगे कि हम कहेंगे कि एक्स हैट का क्या मतलब है। एक्स हैट जो है इट रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन। एक्स हैट का मतलब क्या है कि आप अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं किस चीज की, एक्स ऑफ टी की, ठीक है। एक्स हैट ऑफ टी जो है दैट इज एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन। फिर जब आप कह रहे हैं कि एक्स हैट है और सबस्क्रिप्ट में आपने 0 भी लिखा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, ऑफ एक्स ऑफ टी, और फिर आप कहेंगे एट स्केल 0। तो ये जो वेवलेट ट्रांसफॉर्म है इट इज आप कह लें कि बिट डिफरेंट देन फोरियर ट्रांसफॉर्म या बाकी जितनी ट्रांसफॉर्म्स हैं आपके पास, या फोरियर जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से कि वेवलेट में आपके पास एक नई चीज आती है जिसको आप कहते हैं स्केल। स्केल का मतलब ये है कि कितनी ग्रैनुलैरिटी पे या कितनी रेजोल्यूशन पे आप मामलात को देख रहे हैं, और ये जो ग्रैनुलैरिटी या रेजोल्यूशन की बात हो रही है तो ये टाइम डोमेन में बात हो रही है, या आप टाइम डोमेन में कितनी कितनी देर के बाद जो है वो अपने जो डिजायर्ड सिग्नल है उसको आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो स्केलिंग है ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्स हैट जो है दैट इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्स, ठीक है, इनके एक्स से मिलती जुलती चीज, और सबस्क्रिप्ट 0 का मतलब है कि स्केल 0 पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्केल्स आहिस्ता आहिस्ता वाजे हो जाएंगे, और ये जो फीस हैं व्हाट डू वी कॉल देम, वी कॉल देम बेसिस फंक्शंस, ठीक है। तो बेसिस फंक्शंस जो हैं आप कह लें कि इनकी रिजिड जो है वो मैथमेटिकल डेफिनेशंस हैं, ठीक है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि वी आर टाइम कंस्ट्रेंट एंड बिकॉज दिस इज एन अंडरग्रेड क्लास, तो आप बेसिस फंक्शन को सिंपली यही समझ सकते हैं कि दे आर द ब्रिक्स, ठीक है। ये वो ब्रिक्स हैं जिसके जरिए आप कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बना सकते हैं, वरना जो मैथमेटिकली जो स्ट्रिक्ट जो डेफिनेशंस हैं उसके मुताबिक जो बेसिस फंक्शंस हैं दे हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज एक्चुअली। और ये जो आपके पास आपको एस नजर आ रहा है तो दीज आर व्हाट शुड आई कॉल इट, इसको अभी के लिए हम कोएफिशिएंट्स कह सकते हैं, ठीक है। बाद में हम इसको मजीद इस पे बात कर सकते हैं। तो ये जो आपने फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपके पास एक्चुअली वेवलेट रिप्रेजेंटेशन है एक सिग्नल एक्स की एट स्केल 0। और अगर आप रिकॉल करें कि फोरियर रिप्रेजेंटेशन कैसी थी एक्स ऑफ टी की, या मे बी हम एक्स ऑफ एन लिख लेते हैं क्योंकि फिर हम फार्मूला को ज्यादा इजीली रिलेट कर सकेंगे। तो e2 j k और फिर ओमेगा n, और फिर यहाँ पे आपके पास होता था एक k, और फिर k जो है इट गोज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन था that was the expression for DTFS discrete time Fourier series। और ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है तो ये क्या चीज है, वेवलेट एट स्केल 0, ठीक है। तो अगर आप दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं उनको अगर आप कंपेयर करें तो यू विल फाइंड सिमिलैरिटीज, यानी कि कौन से सिमिलैरिटीज हैं, वही चीज के ये चीज क्या है आपके पास, दे आर द बेसिस फंक्शंस। एक फंक्शन नहीं है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। और इसी तरह से एक जो है ये क्या चीज है आपके पास, दीज आर द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, जिसको फोरियर केस में आप फोरियर कोएफिशिएंट कहते हैं। और इन जनरल ये जो फार्मूला है इसको आप क्या कहते हैं, यू कॉल इट सिंथेसिस फार्मूला। कि आप एक्स ऑफ एन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यूजिंग ब्रिक्स, और वो ब्रिक्स क्या हैं, डीटीएफएस के केस में, डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज के केस में आपके पास जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं। तो जब ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं इनमें आप k को वेरी करें, सबसे पहले जो है वो k जो है वो 0 होगा, दैट विल बी e2 0। फिर उसके बाद जो अगला जब k वेरी करेंगे तो वो क्या होगा, e2 j ओमेगा n।
फिर जब आप k को 2 लिखेंगे तो e to j 2 ओमेगा n एंड सो ऑन, और इसी तरह से k की नेगेटिव पावर्स के लिए भी। तो अगर ये जो सारी कलेक्शन है इसको आप सेट जो रिप्रेजेंटेशन है सेट नोटेशन में आप लिखते हैं, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं, अगर आप उन सबको इकट्ठा करके उसकी कलेक्शन को रिप्रेजेंट करें तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर कई दफा लोग जो है वो इस नोटेशन को मजीद कॉम्पैक्ट कर देते हैं, वो कहते हैं कि e to j k ओमेगा n है और करली ब्रैकेट्स लगाएं और फिर आप बता दें कि इट इज अ सेट। कैसे है कि आप k चेंज करें और आपके पास इस सेट के मेंबर्स जो हैं वो आते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो नोटेशन है, ठीक है, ये सेट नोटेशन है। और फिर इसमें हम इस चीज को कहना शुरू कर देते हैं कि स्पेस यानी कि स्पेस जो है सिंपल टर्म्स में क्या मतलब है, किसी भी सेट को या कलेक्शन को आप जो है वो स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपके पास स्पेस है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के लिए। इसी तरह से यहाँ पे जो वेवलेट के केस में जो मैंने लिखा हुआ था phi 0, n, इधर भी मैं करली ब्रैकेट्स लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं n लिख सकता हूँ। तो ये कौन सी चीज है, इसको भी फिर मैं कहूंगा कि इट्स अ स्पेस, इट्स अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ बेसिस फंक्शंस। कौन से बेसिस फंक्शंस, जो कि वेवलेट के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास कुछ नई टर्मिनोलॉजी जो है आएगी, उनमें से कुछ चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे, कुछ चीजें यानी कि आप कह लें कि यू कैन लर्न लेटर इन केस यू ज्वाइन द एमएस प्रोग्राम हियर एट ITU। तो बाकी जो चीजें हैं वो एडवांस TSP कोर्स में कवर हो जाती हैं। ओके, तो लेट्स गो बैक टू द लेक्चर नोट्स। ओके, तो जैसे आपको ये सबसे पहली लाइन में L2 ऑफ R नजर आ रहा है, तो L2 स्पेसेस होती हैं, यानी कि इसके लिए आप वेट कर सकते हैं टिल यू गेट एनरोल्ड इनटू द एमएस प्रोग्राम एट ITU, और वहां पे फिर आप एडवांस TSP कोर्स में चीजें लर्न कर सकते हैं। अभी के लिए आई जस्ट वांट टू मूव अ बिट क्विकली, क्योंकि हमने वेवलेट ट्रांसफॉर्म को आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में, इनके थर्सडे को जो हमारा लेक्चर है, तो हमने वेवलेट ट्रांसफॉर्म को कंक्लूड करना है। तो लेट्स कीप गोइंग। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि वेवलेट जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सिग्नल x ऑफ t की, उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। उनमें से वन पॉसिबल वे जो है उसको हम कहते हैं हार वेवलेट। तो हम हार वेवलेट की डिस्कशन कर रहे हैं, और हार वेवलेट क्यों कह रहे हैं, या कैसे पता चलेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट हार वेवलेट। तो उसके लिए जो है आपको ये जो फंक्शन है जहाँ पे मैं माउस होवर कर रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है स्पेशल फंक्शन phi 0 ऑफ t। ठीक है, तो ये phi 0 ऑफ t किस तरह का फंक्शन है, इट्स लाइक अ रेक्ट फंक्शन। टाइम जो है 0 से 1 तक इट्स 1 एंड इट इज 0 एवरीवेयर एल्स। तो ये जो फंक्शन है दैट इज कॉल्ड phi 0 ऑफ t, और वेवलेट की टर्मिनोलॉजी में वी कॉल इट मदर वेवलेट। और जब आपके पास ये रेक्टेंगुलर शेप होगी मदर वेवलेट की, तो दैट मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट हार वेवलेट। ठीक है, ये एक चीज हो गई। और फिर अब मजीद कुछ नोटेशंस हैं, इनके वेवलेट ट्रांसफॉर्म की एक अपनी वोकैबुलरी है। तो जैसे जैसे आप नए कोर्सेज और नए टॉपिक्स आप लर्न करते हैं, तो यू लर्न न्यू वोकैबुलरी एज वेल। तो नई वोकैबुलरी जो है उसको एब्जॉर्ब करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प्स अस कीप मूविंग। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइन है मैं उसको आई एम गोइंग टू से इट लाउडली कि लेट V0, ये जो इटैलिसाइज्ड V0 है, बी द स्पेस ऑफ सिग्नल्स। स्पेस को आपने उसी तरह से रीड करना है कि कलेक्शन ऑफ सिग्नल्स, सेट ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, कि आप सेट नोटेशन याद कर लें या कलेक्शन याद कर लें। ठीक है, तो स्पेस जो है इट्स नॉट समथिंग वेरी स्केरी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि हम एक सेट कंसीडर कर रहे हैं सिग्नल्स का, और वो किस तरह के सिग्नल्स हैं, इनके एक सेट है, और उसमें जो सिग्नल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है। उनकी प्रॉपर्टी ये है कि दे आर पीस वाइज कांस्टेंट बिटवीन द इंटीजर्स। दैट मींस के उस तरह के ऐसे सिग्नल्स हैं कि जिनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं दे रिमेन द सेम फॉर 1 सेकंड। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्विकली जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हमने V0 डिफाइन किया, और V0 क्या है, आपके पास सेट है सिग्नल्स का। ठीक है, और उसमें जो भी सिग्नल्स होंगे उनके साथ आपको एक सबस्क्रिप्ट लगाना होगा। फॉर एग्जांपल मैं Y0 लिख देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से इस सेट में और सिग्नल्स भी होंगे। तो ये जो Y0 ऑफ t है, यानी कि V0 जो स्पेस है, जो कलेक्शन है, उसका जो एक टिपिकल सिग्नल है, हाउ डज इट लुक लाइक। हमने कहा है कि
जो V0 स्पेस है उसके जो सिग्नल्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिग्नल्स इन V0 स्पेस आर पीस वाइज कांस्टेंट between integers. तो सिंपली स्पीकिंग ये है कि ये आपके पास x एक्सिस पे t है, y एक्सिस पे आपके पास y0 एक टिपिकल मेंबर है v0 स्पेस का, v0 कलेक्शन का, और यहाँ पे आप t जो है उसके इंटीजर जो इंडिसेस हैं वो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6। तो V0 स्पेस का जो एक टिपिकल सिग्नल होगा उसका मामला ये होगा कि उसका जो भी एम्पलीट्यूड है तो वो इट विल रिमेन द सेम फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड के लिए उसका एम्पलीट्यूड सेम है, फिर अगले सेकंड पे उसका एम्पलीट्यूड चेंज हुआ लेकिन वो पूरे सेकंड पे सेम रहेगा, और फिर उससे अगले सेकंड में उसका एम्पलीट्यूड 1 सेकंड के लिए कांस्टेंट है, फिर उससे अगले सेकंड पे आप जाएंगे तो फिर 1 सेकंड के लिए उसका एम्पलीट्यूड सेम है, फिर उससे अगले सेकंड पे 1 सेकंड ड्यूरेशन के लिए उसका एम्पलीट्यूड सेम है, एंड सो ऑन, और 0 से 1 के दरमियान भी इसी तरह से। तो सच सिग्नल्स आर the members of V0 space, और ऑफ कोर्स यानी कि जब आपने इसको प्रॉपर सिग्नल के लिए स्केच करना है तो आप इन ये जो पीस वाइज जो कांस्टेंट जो आपके पास ये जो पीसेस हैं ये सारे जिनको मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो इन सारे पीसेस को आपने ज्वाइन करना है। तो ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको एक डिसकंटिन्यूटी नजर आएगी क्योंकि आप पीस वाइज कांस्टेंट पीसेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब ये जो चीज हमने स्केच की है तो दैट इज वन टिपिकल मेंबर ऑफ V0 स्पेस और कलेक्शन। तो अगर हम आपसे इवोल्यूशन में कहते हैं कि हमें V0 स्पेस का एक टिपिकल मेंबर जो है वो स्केच करके दें तो इट शुड बी प्रीटी इजी। आप कोई भी आर्बिट्रेरी सिग्नल स्केच कर सकते हैं, उसका एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है वो ये कि whatever the amplitude is it should remain constant for 1 second, और फिर अगला जो सेकंड होगा उसमें it could have a different amplitude but it should remain the same for 1 second। तो ये चीज है। अब ये जो जैसे जो ब्लू में जो आपको स्केच नजर आ रहा है तो दैट इज वन टिपिकल मेंबर ऑफ V0 स्पेस, ठीक है। तो अब हम यानी कि जो वेवलेट रिप्रेजेंटेशन है उसकी जो वोकैबुलरी है वो डेवलप कर रहे हैं। इस तरह V0 हमने आपको बता दिया है कि ये जो रेक्ट फंक्शन है जो कि 0 से 1 में इसकी वैल्यू 1 है, और एट अदर पॉइंट्स इट्स ऑल 0। तो ये जो V0 है इट इज कॉल्ड मदर वेवलेट, और ये जो सबस्क्रिप्ट 0 है दैट टेल्स यू कि हम रेजोल्यूशन या स्केल 0 पे काम कर रहे हैं। और फिर फर्दर जो अगली लाइन है लेट मी रीड दैट, इट इज क्लियर दैट के V0 t-n इज एन ऑर्थो बेसिस फॉर V0। तो अब यहाँ पे एक नई चीज जो है वो हमें सुनने को मिली है, इट सेज के ऑर्थो बेसिस, और वो कौन सी चीज है जो ऑर्थो बेसिस है? वो कह रहे हैं कि V0 है और t-n, n जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स हैं जिसको ऑथर ने जो है वो z से रिप्रेजेंट किया, हम उसको i से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं ये जो सेट है ये सेट क्यों है कि जैसे जैसे आप n को वेरी करेंगे तो यू विल गेट डिफरेंट फीस, ठीक है। यानी कि इसमें सबसे पहला मेंबर जो है वो V0 होगा, उसके बाद जो अगला मेंबर है वो क्या होगा V0 t-1, और फिर उससे अगला मेंबर कौन सा होगा V0 t-2 एंड सो ऑन। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे भी आप जो है इस सेट के मेंबर्स लिख सकते हैं। तो ये जो सेट है, ये जो कलेक्शन है, ये जो स्पेस है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो स्पेस है इट इज अ स्पेस ऑफ ऑर्थो बेसिस सिग्नल्स। तो बेसिस का तो आपको हमने रफली थोड़ा बताया हुआ है कि बेसिस मींस के ब्रिक्स, ठीक है, कि ये जो फंक्शंस हैं दे आर ब्रिक्स जिसके जरिए आप आर्बिट्रेरीली कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स बना सकते हैं। ऑर्थो का क्या मतलब है? ऑर्थो रेफर्स टू ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है। और ऑर्थोगोनैलिटी को अभी हम थोड़ी देर में डिफाइन करते हैं, और मे बी आई शुड डिफाइन इट। अगर मेरे पास कोई से भी दो सिग्नल्स हैं P of t, Q of t, तो हम इन दो सिग्नल्स का आपस में एक म्यूचुअल ऑपरेटर जो है वो डिफाइन करते हैं ये इनइक्वालिटी साइंस के जरिए। तो ये जो हमारे पास ये जो नोटेशन है, व्हाट डज दिस नोटेशन रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तो सिर्फ इसकी नोटेशन होगी। अब वही चीज के व्हाट डज इट एक्चुअली मीन के दो सिग्नल हैं P of t, Q of t, और उनका जो इनर प्रोडक्ट है वो है क्या? अब उसकी डेफिनेशन क्या है?
कि आप P ऑफ टी और Q ऑफ टी को मल्टीप्लाई करें और इंटीग्रेट करें ओवर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। तो ये आपके पास जो डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट। और अगर P और Q जो है दोनों कॉम्प्लेक्स वैल्यूड हो तो इनमें से एक सिग्नल को आप कॉन्जुगेट करते हैं, अगर दोनों रियल वैल्यूड हो तो फिर कॉन्जुगेशन की जरूरत नहीं है। तो अब ऑर्थोगोनैलिटी का क्या मामला है, वो फिर मामला ये है कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर आपके पास P ऑफ टी है और Q ऑफ टी है, दे आर ऑर्थोगोनल, दो सिग्नल्स जो हैं वो ऑर्थोगोनल हैं। कब? अगर उनका जो इनर प्रोडक्ट है P ऑफ टी और Q ऑफ टी जो है टर्न्स आउट टू बी 0। ठीक है, तो जब आप कह रहे हैं कि ऑर्थो बेसिस, तो दैट मीन्स के ये जो सेट है फीस का, ठीक है, इसमें से कोई से भी दो फी ले ले, इनके फी 0 t-1 फॉर एग्जांपल और फी 0 t-2। जब आप इनका इनर प्रोडक्ट लेंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ओवर द ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, तो जो रिजल्ट है दैट विल बी 0। तो दिस इज व्हाट वी मीन के ये ऐसे बेसिस फंक्शंस हैं जो आपस में ऑर्थोगोनल भी हैं। ठीक है, ओके। If you guys have any question, do let me know. You can stop me. ठीक है, otherwise I'll keep going. Okay, तो हम कह रहे हैं कि जो फी 0 ऑफ टी है, तो ये आपके पास मदर वेवलेट है, और अगर आप इसको शिफ्ट दें टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट बाय 1, ठीक है, तो 1 1 2 2 3 3 करके अगर आप इंटीजर शिफ्ट देंगे लेफ्ट या राइट, तो आपके पास मजीद बेसिस फंक्शंस आएंगे और उन सबका सेट आप लिख सकते हैं। और उस सेट में खास बात क्या है उस स्पेस में कि दैट इज एन ऑर्थो बेसिस, मींस के वो जो सारे उस सेट के मेंबर्स हैं दे आर ऑल बेसिस फंक्शंस। ठीक है, मोरओवर क्या है कि दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। और ऑर्थो बेसिस जो है इनके दे आर बेसिस फंक्शंस, और उसके जरिए आप किस तरह के सिग्नल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसके जरिए आप वो सिग्नल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो कि V0 स्पेस में हो। V0 जो स्पेस है या V0 कलेक्शन है वो कौन सी है? V0 एक बड़ा सेट है, ठीक है, ये वो सारे सिग्नल्स हैं जो कि पीस वाइज कांस्टेंट हैं ओवर 1 सेकंड ड्यूरेशन। ठीक है, एक ऐसा सेट है जिसमें इनफिनिट मेंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि आप जैसा आपका दिल करेगा वैसा आप सिग्नल स्केच कर सकते हैं, जिस हर ऐसा सिग्नल जो पीस वाइज कांस्टेंट हो फॉर 1 सेकंड। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे सिग्नल्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो V0 जो कलेक्शन है, जो स्पेस है, इट इज मैसिव। ठीक है, उसमें अनकाउंटेबली मेनी या इनफिनिट जो है वो उसमें एलिमेंट्स हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि जो φ0 t-n जो है दैट ये एक छोटी सी स्पेस है, यानी कि इवन दो इट्स नॉट आल्सो स्मॉल, इसमें भी इनफिनिट एलिमेंट्स हैं बट दे आर काउंटेबल। ठीक है, तो ये जो स्पेस है इसके जरिए आप जो बड़ा सेट है उसके कोई भी मेंबर को जो है वो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट हमारे पास नोटेशन ही है, तो वो नोटेशन मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ठीक है, हम कह रहे हैं कि φ0 ऑफ t जो है हमने एक सिग्नल डिफाइन कर लिया विच इज 1 फॉर t बिटवीन 0 and 1। ठीक है, तो इट इज 0 एवरीवेयर एल्स। फिर आप कहते हैं कि लेट मी डिफाइन अ न्यू बेसिस फंक्शन, या φ0 को शिफ्ट देते हैं बाय 1। ठीक है, तो वो बेसिस फंक्शन किस तरह का होगा? इट विल बी 1 कहां से कहां तक? 1 से 2 तक। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप मजीद जो है वो शिफ्ट दें φ0 t-2, तो ये आपके पास किस तरह की चीज आएगी? इट विल बी अ सिग्नल व्हिच इज 1 फ्रॉम 2 to 3। ठीक है, तो यानी आप φ0 को शिफ्ट देते जा रहे हैं और आपके पास नए बेसिस फंक्शन आते जा रहे हैं। और इस तरह के कितने बेसिस फंक्शन हैं? एक्चुअली देयर आर इनफिनिट सच बेसिस फंक्शंस। ठीक है, फिर आप जेनेरिक नोटेशन लिखते हैं कि φ0 है अब t, उसमें आप n की शिफ्ट दे रहे हैं, यानी कि कोई भी इंटीजर शिफ्ट पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और ये जो कलेक्शन आपके पास बनेगी, ये जो सेट है या स्पेस है जिसमें आप n चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा था? वी कॉल्ड इट ऑर्थो बेसिस, सेट ऑफ ऑर्थो बेसिस फंक्शंस। ठीक है, तो अब इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ आप कह लें कि नई नोटेशन इंट्रोड्यूस की है। हम कह रहे हैं कि जो φ0 t-n है, तो लेट्स राइट इट इन दिस वे कि
फी जीरो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा स्केल है, कौन सी ग्रैनुलैरिटी है, कौन सी रेजोल्यूशन है, और एन आप चेंज करेंगे तो आपके पास डिफरेंट बेसिस फंक्शंस आएंगे, एंड देन देयर आर ऑल फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, तो ये अब आपने एक नई जो है वो जस्ट एक डेफिनेशन आपने इंट्रोड्यूस की है। ओके, तो ये नई डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम कह रहे हैं कि वी आर डूइंग समथिंग व्हिच इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ठीक है, तो प्रोजेक्शन इज आल्सो डीएसपी टर्म, या एक्चुअली तो ये टर्म जो है वो लीनियर अलजेब्रा से आ रही है। तो प्रोजेक्शन जब हम कह रहे हैं कि हमने एक सिग्नल को जो है वो प्रोजेक्ट किया इनटू स्पेस, या जैसे यहाँ पे हमें स्पैन का लफ्ज भी नजर आ रहा है, तो ये लीनियर अलजेब्रा की टर्म्स हैं। Either you guys can consult the linear algebra books for clarity. ठीक है, अदरवाइज यानी कि इनकी सादा सी आप कह लें कि वन लाइनर डेफिनेशंस मौजूद है। हम कह रहे हैं कि स्पैन ऑफ फी जीरो टी माइनस एन, एक सेट का स्पैन क्या है, इनके एक सेट के एलिमेंट्स को यूज करके आप जो कुछ बना सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड स्पैन इनके सादा अल्फाज में। इन मैथमेटिकल डेफिनेशंस आर देयर, लेकिन क्वालिटेटिव स्टेटमेंट यही है। और प्रोजेक्शन का क्या मामला है? प्रोजेक्शन मींस के एक सिग्नल एक्स है आपके पास, आपने उसकी वेवलेट रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, और अगर वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है तो दैट मींस कि इट्स एन अप्रोक्सीमेशन। तो प्रोजेक्शन मींस के आप सिग्नल एक्स ऑफ टी को एक जो गिवन स्पेस है उसके एलिमेंट्स के जरिए आप उसकी अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो एनीवे, तो ये जो फॉर्मूला है जो हमने सबसे पहले लिखा था वेवलेट्स के लिए, तो ये फॉर्मूला इटसेल्फ ही प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनके कैसे हमें पता चल रहा है? वो ये कि यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट है वो x है, यहाँ पे उन्होंने x0 लिखा हुआ है, तो ये टाइपो है। ठीक है, तो सिग्नल x है। ठीक है, तो आप चले इसको मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ। यही चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रोजेक्शन ऑफ सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट एक्स ऑफ टी इनटू स्पेस v0। ठीक है, तो क्या मामला है कि आप एक्स ऑफ टी जो है उसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेशन को आप हैट से रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर क्या है कि अप्रोक्सीमेशन कैसे होगी? यू नीड बेसिस फंक्शंस और मेनी सच बेसिस फंक्शंस, एक नहीं चाहिए। तो जेनेरिक नोटेशन हमने क्या अभी चूज किया है? फी जीरो एन, रिकॉल दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो फी जीरो एन ऑफ टी, तो आपको बेसिस फंक्शंस चाहिए। यू नीड टू ऐड द बेसिस फंक्शंस टुगेदर। कितने बेसिस फंक्शंस हैं? देयर आर इनफिनिट सच बेसिस फंक्शंस, और हर बेसिस फंक्शन की आपने स्केलिंग करनी है। यहाँ पे आपको कुछ लिखना है जो कि स्केलिंग कोएफिशिएंट्स होंगे। तो वो जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हमने क्या लिखा हुआ था? हमने उनको लिखा था कि S0n। ठीक है, और ये कोएफिशिएंट्स जो हैं आते कैसे हैं? ये जो कोएफिशिएंट्स हैं S0n, तो वो होता ही है कि वी टेक द इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको दो सिग्नल्स चाहिए। कौन से सिग्नल्स होंगे? एक तो आपका x ऑफ t है जो सिग्नल अंडर कंसिडरेशन है। दूसरा कौन सा सिग्नल है? दैट इज द nth बेसिस फंक्शन एट रेजोल्यूशन 0। तो ये जो इनर प्रोडक्ट जब आप लेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। और इसी इनर प्रोडक्ट को अगर आप एक्सपैंड करके लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे आप? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे आपने इंटीग्रेशन करनी है। कौन से दो सिग्नल्स की? x ऑफ t को आप मल्टीप्लाई करेंगे विद फी जीरो n ऑफ t। ठीक है, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन के बाद यू विल गेट दिस थिंग। ठीक है, तो ये जो आपके पास S0 ऑफ n है, तो इट इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर। ठीक है, लेकिन इट्स नॉट अ फंक्शन। तो ये सिर्फ एक पॉजिटिव नेगेटिव नंबर जो है वो आपको मिलेगा। तो ये जो चीज है, दिस फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ठीक है, और कई दफा इसको यानी कि इसी लेक्चर नोट में लिखा होगा कि प्रोजेक्शन मींस कि आपने x ऑफ t पे क्या किया? आपने उस पे कैपिटल B प्रोजेक्शन ऑपरेटर अप्लाई किया। ठीक है, और वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या था? ये सारी इक्वेशन। ठीक है, तो यानी कि आपने x ऑफ t को एक ब्लैक बॉक्स से गुजारा जो कि t कर रहा था, और वो व्हाट वाज दैट प्रोजेक्शन ऑपरेटर? इट वाज ऑल ऑफ दिस। ठीक है, और फिर आप इसको बता देते हैं कि आपने कौन से स्केल पे या कौन सी रेजोल्यूशन पे, ग्रैनुलैरिटी पे काम किया है, तो आप बता देते हैं कि v0 है यानी कि स्केल 0 है। तो कौन सी स्पेस आपने कंसीडर किया? ऐसे सिग्नल्स जो कि 20 वाइज कांस्टेंट हैं एट स्केल 0।
ओके, एनी क्वेश्चंस? तो ये वही नोटेशन है जो अभी हम व्हाइट बोर्ड पे लिख चुके हुए हैं, सही है। और मेरे ख्याल में यहाँ पे एट दिस मोमेंट मुझे एक चीज थोड़ा आगे फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखानी चाहिए और फिर हम अपनी डिस्कशन को लेके चलते हैं, बिकॉज फॉर फर्स्ट टाइमर्स इट्स ऑलवेज अ बिट कंफ्यूजिंग कि वेवलेट ट्रांसफॉर्म में हो क्या रहा है। तो लेट मी वंस अगेन डू अ फ्रेश स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, और मैं यहाँ पे आपको फिर दोबारा से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेवलेट रिप्रेजेंटेशन के जरिए हम कर क्या रहे हैं। तो ये जो सबसे जो पहला जो प्लॉट है टॉप लेफ्ट पे, जहाँ पे मैं इस वक्त माउस ओवर कर रहा हूँ, तो ये आपके पास सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट है एक्स ऑफ टी। ये एक ऐसा सिग्नल है जो कि रफली 6 सेकंड्स के लिए डिफाइंड है, ठीक है। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है लेकिन सेम डिस्क्रिप्शन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए होल्ड करती है। तो ये जो एक्स ऑफ टी है, इसकी जैसी भी शेप है उसमें हमें कंसर्न नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंसर्न इसलिए है कि जब हम इसकी वेवलेट रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो वो वेवलेट रिप्रेजेंटेशन जो इस एक्स ऑफ टी की शेप को एज इट इज या एज क्लोज एज पॉसिबल रेप्लिकेट कर सके, तो वो वेवलेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेस्ट होगी। तो ये एक्स ऑफ टी है, तो हम इसका ट्विन जो है वो बनाना चाह रहे हैं यूजिंग वेवलेट रिप्रेजेंटेशन। अब एक्स ऑफ टी के जो ट्विन्स हैं वो बहुत सारे तरीकों से बन सकते हैं, फोरियर रिप्रेजेंटेशन से बन सकते हैं, या देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर ट्रांसफॉर्म्स अवेलेबल, लेकिन इस वक्त हमारा जो फोकस है वो वेवलेट ट्रांसफॉर्म पे है। तो एक्स ऑफ टी का हमने एक ट्विन सिग्नल एक्स हैट, इनके ट्विन का क्या मामला है कि एक्स हैट शुड लुक एज सिमिलर एज पॉसिबल टू एक्स, ठीक है। तो एक्स हैट और एक्स वेरी वेरी सिमिलर होने चाहिए, एक्स का ट्विन हमने बनाना है यूजिंग वेवलेट रिप्रेजेंटेशन। तो अब यहाँ पे बहुत सारे स्केचेस और है, तो ये स्केचेस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये सारी ही वेवलेट रिप्रेजेंटेशंस है एट डिफरेंट रेजोल्यूशंस। अभी जो बार बार हम रेजोल्यूशन या ग्रैनुलैरिटी या टाइम स्केल की बात कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को अभी क्लियर नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली यानी आज जब हम लेक्चर एंड करेंगे तो आई विल होप के यू विल हैव द पार्शियल नॉलेज के व्हाट डज द स्केल और द रेजोल्यूशन मींस, ठीक है। तो ये जो अब आप इस वक्त जहां पे मैं माउस ओवर कर रहा हूं, तो ये एक्स हैट है, ये एक्स का ट्विन है, एक्स की अप्रोक्सीमेशन है एट स्केल 0, ठीक है, या एट रेजोल्यूशन 0। तो ये जो भी सिग्नल है, तो यू कैन सी कि रफली जो है ये एक्स ऑफ एक्स की तरह लग रहा है, लेकिन इट्स स्टिल नॉट वेरी प्लेजेंट टू आवर आईज, ठीक है। इट डजंट लुक वेरी गुड टू अस। तो फिर हम कहते हैं कि लेट्स इंक्रीज द रेजोल्यूशन, ठीक है। फिर हम रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं। अब जहां पे मैं माउस ओवर कर रहा हूं, तो ये एक्स हैट है लेकिन एट रेजोल्यूशन 1, ठीक है। तो इसमें क्या मामला है कि अब ये जो सिग्नल है तो इट लुक्स अ बिट मोर सिमिलर टू एक्स, ठीक है। ये यानी x1 हैट जो है वो ज्यादा बेहतर अप्रोक्सीमेशन है x की कंपेयर टू x0 हैट, ठीक है। लेकिन वी आर स्टिल नॉट हैप्पी विद इट। तो फिर हम रेजोल्यूशन के या ग्रैनुलैरिटी के अगले स्केल पे चले जाते हैं, तो हम स्केल 2 पे चले जाते हैं। तो x2 हैट इनके स्केल 2 पे जो अप्रोक्सीमेशन है x की, तो दैट इज बेटर देन द प्रीवियस टू। कि x2 हैट जो है वो x0 हैट से और x1 हैट दोनों से बेहतर है। किस तरह कि x2 हैट जो है, अगर हम इन 3 अप्रोक्सीमेशंस को कंसीडर करें, ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल और उसकी 3 अप्रोक्सीमेशंस, तो उनमें सबसे बेस्ट अप्रोक्सीमेशन जो है वो x2 हैट की है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमने इससे भी बेहतर करना है। तो फिर हम रेजोल्यूशन के अगले स्केल पे चले जाते हैं, जिसमें आप v3 स्पेस को यूटिलाइज करते हैं और x3 हैट जो है वो आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो you can easily compare all the figures which have been discussed कि x3 hat जो approximation है, तो वो x2 hat, x1 hat, x0 hat सबसे बेहतर है। लेकिन let's go even a step further और हम scale 4 पे जाके जो है वो approximation करते हैं। तो x4 hat आपके पास approximation है at scale 4, ठीक है, in v4 space। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके पास रेजोल्यूशन है, यानी कि जो शेप है दैट इज वेरी वेरी सिमिलर टू द शेप ऑफ एक्स ऑफ टी। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा यानी कि जूम आउट किया है, तो यू गाइस कैन सी कि x4 हैट जो है जहां पे मैं माउस ओवर कर रहा हूं, तो ये सबसे बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है x की। और जब मैं कह रहा हूं कि सबसे बेस्ट है, तो इसको भी आपने जो है वो कॉशन के साथ इस स्टेटमेंट को आपने एब्जॉर्ब करना है। तो जितनी गिवन अप्रोक्सीमेशंस हैं उनमें से ये सबसे बेहतर है। और जिस तरह से ये ट्रेंड चल रहा है, तो यू गाइस कैन इजीली इमेजिन कि x5 हैट जो है इट विल बी बेटर देन x4 हैट, और x6 हैट जो है वो
x5 हैट से बेहतर होगी। तो जिस भी आप स्केल पे जाएंगे तो आप आगे जाते जाएं यहाँ तक कि आप इन्फिनिट रेजोल्यूशन पे पहुंच जाए, तो आपके पास एग्जैक्ट एक्स ऑफ टी जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो वो ये चीज है जो यहाँ पे इस इक्वेशन में लिखी हुई है कि आप एक्स ऑफ टी की प्रोजेक्शन करते जाएं इनटू वीजे स्पेसेस, वीजे कलेक्शंस, और जे जो है वो आप बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे आपकी रेजोल्यूशन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो योर अप्रोक्सीमेशन विल बिकम एग्जैक्ट इन द एंड। तो आई होप कि ये जो हमारे पास ग्राफिकल जो सिनेरियो है दैट इज गुड इनफ टू एक्सप्लेन कि व्हाट वेवलेट्स आर अबाउट। एटलीस्ट ये कि हार वेवलेट्स में क्या मामला हो रहा है। तो हार वेवलेट्स में यही मामला है कि एक्स ऑफ टी जो है, जो आपके पास सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट होता है, हम उसकी पीस वाइज सिग्नल्स के जरिए अप्रोक्सीमेशन करते हैं और फिर आप डिफरेंट स्केल्स यूज करते हैं, और जैसे जैसे आप स्केल्स जो है या रेजोल्यूशन आप बढ़ाते हैं तो आपकी अप्रोक्सीमेशन जो है वो बेहतर होती है। तो अब ये जो x0 हैट जो सिग्नल है जहाँ पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, तो ये v0 स्पेस में है। इस स्पेस में जो इस स्पेस के या इस सेट के कलेक्शन के जो मेंबर्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है कि इन तमाम सिग्नल्स का जो एम्पलीट्यूड है इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सेकंड एंड देन इट चेंजेस अब्रप्टली एंड वंस अगेन इट स्टेज कांस्टेंट फॉर अ सेकंड एंड सो ऑन। और जो अब इस वक्त जहाँ पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ ये v0 स्पेस का सिग्नल है x1 हैट। तो इस स्पेस v1 स्पेस के सिग्नल जो है उनकी प्रॉपर्टी क्या है? उनकी प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पे कोई भी सिग्नल है, मेंबर सिग्नल, उसका एम्पलीट्यूड हाफ सेकंड के लिए कांस्टेंट रहता है और उसके बाद अब्रप्टली चेंज होता है। तो आप देख सकते हैं v0 स्पेस में जो एम्पलीट्यूड था इट रिमेन कांस्टेंट फॉर अ सेकंड। v1 स्पेस में जो मेंबर्स हैं उनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं दे रिमेन कांस्टेंट फॉर हाफ अ सेकंड। और v2 जो स्पेस है उसमें भी आपको नजर आ रहा है जहां पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ कि जो एम्पलीट्यूड्स हैं दे रिमेन कांस्टेंट ओनली फॉर 1/4 ऑफ अ सेकंड और उसके बाद अब्रप्टली चेंज होते हैं। इसी तरह से जो v3 स्पेस है उसमें क्या मामला है? v3 स्पेस या कलेक्शन के जो मेंबर्ड सिग्नल्स हैं उनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं दे रिमेन कांस्टेंट फॉर 1/8 ऑफ अ सेकंड, ठीक है। और जो v4 स्पेस है उसके जो मेंबर्स हैं दे रिमेन कांस्टेंट फॉर 1/16 ऑफ अ सेकंड। अब फिर दोबारा से अगर इसको दूसरे अल्फाज में बयान करें तो v0 स्पेस के जो सिग्नल्स हैं तो उनका एक ही एम्पलीट्यूड होता है एक सेकंड में। v1 स्पेस में जो सिग्नल्स हैं उनके दो एम्पलीट्यूड्स आ चुके होते हैं एक सेकंड में, और v2 स्पेस के जो सिग्नल्स हैं उनके तीन जो है वो एम्पलीट्यूड आ चुके होते हैं एक सेकंड में। और v3 स्पेस जो है उसके जो सिग्नल्स हैं उनके 8 एम्पलीट्यूड्स आ चुके होते हैं एक सेकंड में। और इसी तरह से जो v4 स्पेस है उसके जो सिग्नल्स हैं, मेंबर सिग्नल्स हैं, उनके 16 एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज होते हैं एक सेकंड में। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू मेमोराइज इट, इंटरप्रेट इट, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस लेट मी नो। सर जी बताएं। सर, ये जो ग्राफ थे इसके अंदर हम लोग स्केलिंग इफेक्ट जो हमारा पी नॉट टी माइनस एन होता है वो कैसे हमें मतलब ग्राफिकली हम उसको अगर देखें? दोबारा पूछिए। सर, ये जो भी आपने ग्राफ दिखाए थे एक्स हैट 0 टी इन स्पेस v0, तो सर हाँ जी, हाँ इसके जी। अंदर हम लोग स्केलिंग इफेक्ट जो है वो किस तरह ग्राफिकली देखेंगे? जिस तरह ये जो हम लोगों ने एक्स हैट टी इज इक्वल टू सबमिशन स्केलिंग इनटू p0 ऑफ एन टी जो है, तो सर इसको ग्राफिकली हम लोग कैसे उसको विजुलाइज करेंगे? मेरे ख्याल में कि आपका जो क्वेश्चन है इट्स काइंड ऑफ जेनेरिक, तो उसमें उसके लिए एक आप कह लें कि आई डू नॉट हैव अ वेरी क्विक रिस्पांस टू इट। मकसद ये है कि लेकिन डेफिनेटली जो जो मैं बोलूंगा तो इट इज माय अटेम्प्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। एक्स ऑफ टी आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी सिग्नल है जो आपको आपका बॉस, मैनेजर या आपका टीचर प्रोवाइड करेगा। जैसे मैं भी अगर आपको किसी होमवर्क में अगर हम आपको सिमुलेशन करने को कहते हैं कि आप एक्स ऑफ टी की यही जो वेवलेट स्केचेस हैं एट डिफरेंट स्केल्स ये मैं स्केच करके दें, ठीक है, तो देन योर टास्क विल बिगिन कि ये जो एक्स ऑफ टी है इसको आप स्टार्ट करेंगे और आपने x0 हैट, x1 हैट, x2 हैट, x3 हैट, x4 हैट आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं? ऑफ कोर्स यानी कि यहाँ तो हमें आप कह रहे कि ग्राफिकली नजर आ रहा है कि x0 हैट है, x1 हैट है, x2 हैट, x3 हैट, x4 हैट, they are all approximations of x, ठीक है,
एट डिफरेंट स्केल्स, और अगर हम इनको वो गौर से देखते रहे मुसलसल, तो दे आर ऑल सिमिलर टू एक्स, ठीक है, ठीक है, जिस भी स्केल पे डिफाइंड है। अब एक्चुअली ये जो स्केचेस है ये ऑब्टेन कैसे करने हैं, उसके लिए ऑफ कोर्स यानी कि अगर आप मैथमेटिकली पेन एंड पेंसिल लेके काम करना चाह रहे हैं तो यू नीड दोस इनफिनिट समेशंस, जो फार्मूला है जिसको हम सिंथेसिस फार्मूला कहते हैं। और अगर आप मैटलैब या कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह में करेंगे तो फिर आप जो है बेसिकली यू विल बी यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड कमांड्स, जिसके जरिए आप कहेंगे कि मुझे एक्स ऑफ टी की वेवलेट अप्रोक्सीमेशन चाहिए फ्लां स्केल पे, तो वहां पे आप सिर्फ एक्स ऑफ टी प्रोवाइड करेंगे। अगर मैटलैब में स्टैंडर्ड कमांड मौजूद हो, जो कि डेफिनेटली मौजूद है, तो मैटलैब के जरिए आप करेंगे तो आप अपना एक्स ऑफ टी प्रोवाइड करेंगे, आप उनको स्केल प्रोवाइड कर देंगे। स्केल को इन जनरल हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x0 means या v0 means के j is 0, v1 means के j is 1, v2 means के j is 2, v3 means j is 3, v4 means j equal 4। तो कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर को तो आप सिर्फ x of t प्रोवाइड करेंगे और अपना जो है वो रेजोल्यूशन या स्केल प्रोवाइड करेंगे, एंड देन यू विल गेट दीज स्केचेस ऑटोमेटिकली। अब मामला ये है कि ये तो एक चीज है कि आपको ये स्केच जो है वो मैटलैब से या पाइथन से मिल गए। अब दूसरी चीज के ये आते कैसे हैं, उसके लिए वही चीज है कि जो उसकी आप कह लें कि जो मैथमेटिकल फाउंडेशंस हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो लेट मी राइट इट अगेन कि एक्स ऑफ टी आपके पास सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट है, आपने उसकी अप्रोक्सीमेशन जो है वो पता चलानी है, ठीक है, इन स्पेस वी सबस्क्रिप्ट जे, ठीक है। अब जेनेरिक नोटेशन जो है वो मैं लिख रहा हूँ, तो वो क्या चीज होगी, सबसे पहले आपको बेसिस फंक्शन चाहिए जिनको हम फीस कह रहे हैं, ठीक है। कौन से स्केल पे, जिस स्केल पे आपने अप्रोक्सीमेशन करनी है उसी स्केल पे, तो स्केल जे पे चाहिए, और क्योंकि एक से ज्यादा चाहिए तो आप कॉमा एन भी लिखेंगे ताकि आप एन चेंज करें तो आपके पास डिफरेंट बेसिस फंक्शंस आए, और ये सारे बेसिस फंक्शन जो हैं वो दे आर फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि जो वेवलेट अप्रोक्सीमेशन है वो टाइम डोमेन में अप्रोक्सीमेशन है। तो ये हो गया। तो अब ये आपके पास बेसिस फंक्शंस हैं एट jth स्केल, ठीक है। jth स्केल पे बेसिस फंक्शंस हैं, ठीक है। और कितने बेसिस फंक्शंस हैं, n चेंज करेंगे तो बेसिस फंक्शंस आते जाएंगे, तो इनफिनिट नंबर ऑफ बेसिस फंक्शंस हैं। तो इन सारे बेसिस फंक्शंस का करना क्या है, इनकी ब्रिक्स हैं, इनके जरिए आपने सिग्नल कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये सारे बेसिस फंक्शंस को आप ऐड करेंगे, और कितने बेसिस फंक्शंस हैं, जैसे मैंने कहा कि इनफिनिट है, n गोज फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी। और फिर ये कि अगर आप सिर्फ बेसिस फंक्शंस को ऐड करें फिर आप डिफरेंट सिग्नल तो नहीं बना सकते, फिर एक ही सिग्नल आपके पास बनेगा। तो अगर आपके पास हजारों मुख्तलिफ सिग्नल है और हर सिग्नल को आपने बेसिस फंक्शन के जरिए बनाना है, तो फिर इसका क्या मतलब है कि आप सिंपल एडिशन नहीं कर सकते बेसिस फंक्शन की, यू नीड टू अप्लाई सम कोएफिशिएंट्स हियर, इनके आपको वेटेड सम लेना पड़ेगा बेसिस फंक्शंस का, ठीक है। तो वो जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम जेनेरिक नोटेशन में लिख रहे हैं एस सबस्क्रिप्ट जे के, स्केल जे पे कोएफिशिएंट्स हैं, और एन मींस के जितना भी आपके पास जो बेसिस फंक्शन है। और ये एस जे एन आपके पास कहां से आएंगे, जे स्केल पे जो nth जो आपके पास कोएफिशिएंट है वो कैसे आएगा कि आप इनर प्रोडक्ट लेंगे, ये जो दो मैंने इनइक्वालिटी ऑपरेटर्स लिखे, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट क्या चीज है, इट इज एन ऑपरेटर व्हिच नीड्स टू सिग्नल्स, और वो दो सिग्नल्स कौन से हैं, एक तो वो सिग्नल एक्स ऑफ टी जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, और दूसरा सिग्नल कौन सा है, जो आपका बेसिस फंक्शन है jth स्केल पे और nth बेसिस फंक्शन। और ये जो ये जो इनर प्रोडक्ट है, तो ये एक्चुअली है क्या कि आपको इंटीग्रल कंप्यूट करना पड़ेगा ओवर द एंटायर लिमिट्स, और उस इंटीग्रल में जो ऑपरेंड्स होंगे वो कौन से, x ऑफ t और फी j n t। और अगर ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड हो तो आपको इन दो में से किसी एक चीज को कॉन्जुगेट करना होगा, लेकिन अभी के लिए हम रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात करें तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। मकसद ये है कि ये अब आपके पास ये जो फॉर्मूला है, सिर्फ एक इक्वेशन आपको नजर आ रही है, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड सिंथेसिस फॉर्मूला, एंड व्हाट डज दैट गिव्स यू, इट गिव्स यू द अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, और द ट्विन ऑफ x ऑफ t एट स्केल j, ठीक है। तो स्केल j पे आपने x का ट्विन x हैट कैसे बनाना है, आपको बेसिस फंक्शंस चाहिए, इनफिनिट नंबर ऑफ बेसिस फंक्शंस, और फिर आपको स्केलिंग कोएफिशिएंट्स चाहिए। जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कैसे आते हैं, आपको एक इनर प्रोडक्ट लेनी पड़ती है। इनर प्रोडक्ट क्या चीज है, दैट्स एन इंटीग्रेशन, जिसमें आप दोनों ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। अब एक क्वेश्चन और फिर रह जाता है कि हाउ टू गेट फी j n ऑफ t, ठीक है।
अब उसके लिए फिर वही चीज है कि वेवलेट में द ब्यूटीफुल थिंग इज कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से स्टार्ट कर सकते हैं। वो कौन सी चीज है? ये चीज, विच इज फी जीरो ऑफ टी। दैट इज व्हाई वी कॉल इट मदर वेवलेट। के अगर आपको ये चीज पता है तो फिर आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो फी जीरो है, ठीक है, तो फिर फी जीरो टी माइनस वन कैसे होता है कि आप इसी को शिफ्ट कर दें बाय वन, ठीक है। और इसी तरह से फिर अगर आप इसको मजीद शिफ्टिंग दें, शिफ्ट करें बाय वन, तो वो आपके पास कौन सी चीज आ जाएगी? फी जीरो टी माइनस टू। इन जनरल अगर आप फी जीरो को शिफ्ट देते जाएंगे तो आपके पास क्या चीज आएगी? फी जीरो टी माइनस एन। और इसको आप करली ब्रैकेट्स में सेट की नोटेशन में लिख लेंगे। आप एन चेंज करें तो आपके पास बेसिस फंक्शंस आते जाएंगे। तो ये जो नोटेशन है इसी को फिर लोग जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं। ये फी जीरो कॉमा एन ऑफ टी एक ही चीज है, बस उसको एक डिफरेंट तरीके से लिख दिया। ये आपके पास बेसिस फंक्शंस का सेट है एट स्केल जीरो। अब फिर वो अगली चीज है कि ये तो चले ठीक है कि स्केल जीरो के लिए आपको पता चल गया कि कैसे करना है। स्केल जीरो के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो चीज है मदर वेवलेट ये चाहिए। इसके जरिए इसको आप शिफ्ट कर दे जाएं लेफ्ट राइट बाय इंटीजर अमाउंट्स, तो आपके पास बाकी सारे वेवलेट्स आ जाएंगे। और उसका जो सेट है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो स्केल जीरो पे सारे जो बेसिस फंक्शंस हैं वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सिर्फ एक बेसिस फंक्शन आपको चाहिए जो मदर वेवलेट है, उसको आप शिफ्ट करते जाएं तो आपके पास जो बाकी बेसिस फंक्शंस हैं वो आते जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये जो फी जे एन ऑफ टी है तो ये कैसे आएंगे? तो उसके लिए भी एक फार्मूला गिवन है। तो यू गाइस कैन ईदर मेमोराइज इट और यू गाइस कैन जस्ट लुक इट अप व्हेनेवर देयर इज अ नीड। तो अगर फिजिकल एग्जाम होगा, ऑन कैंपस एग्जाम होगा, तो जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया विल प्रोवाइड यू गाइस विद अ फार्मूला शीट। और अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है यानी कि यू गाइस जस्ट स्टे एट होम, तो उस केस में डेफिनेटली यानी कि फार्मूला शीट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक लेक्चर नोट खुद यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसमें आपको खुद यानी कि लेक्चर नोट नेविगेट करके ये फार्मूला जो है वो तलाश करना होगा। तो व्हाट इज दैट फार्मूला? वो फार्मूला ये है कि आप जो फी जीरो है जो आपका मदर वेवलेट है, ठीक है, उसको आप उसका जो आर्ग्यूमेंट है, पहले तो फी जीरो ऑफ टी था, अब लेकिन क्योंकि आपने स्केल चेंज किया है, ठीक है, जेथ स्केल पे चले गए, तो आपको यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर लिखना पड़ेगा 2 रेज़ पावर j। और फिर ये कि क्योंकि आपने बहुत सारे वेवलेट्स बनाने हैं, फिर आप जो है वो एन की शिफ्टिंग जो है वो आप लिखेंगे। और फिर थोड़ी सी एम्पलीट्यूड स्केलिंग भी है विच इज 2 रेज़ पावर j बाय 2। तो ये आपके पास रिलेशनशिप है जिसके जरिए आप डिफरेंट रेजोल्यूशंस पे जो आपको बेसिस फंक्शंस चाहिए वो बना सकते हैं यूजिंग द बेसिस फंक्शंस एट स्केल जीरो। तो ये जो फॉर्मूला है तो दैट इज गिवन, लेट मी सी, सो इट्स गिवन राइट हियर, ठीक है, जहां पे मैं सब माउस ओवर कर रहा हूँ। टेल्स यू के अगर आपको मदर वेवलेट पता है और मदर वेवलेट को आप शिफ्ट करते जाए लेफ्ट राइट बाय इंटीजर अमाउंट्स, तो आपके पास बेसिस फंक्शंस का सेट आ जाता है एट स्केल जीरो। तो उस सेट को आपने कैसे यूटिलाइज करना है टू कंप्यूट द सेट ऑफ द बेसिस फंक्शन एट स्केल जे, तो वो ये फॉर्मूला है। तो इसमें इसको अगर आप बार बार देखें तो यू विल सी के इवेंचुअली आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ मदर वेवलेट जो है उसके साथ वो अगर याद हो, जो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, कोई मुश्किल चीज नहीं है। 0 से 1 के दरमियान मदर वेवलेट इज 1 एंड इट इज 0 एवरीवेयर एल्स। तो मदर वेवलेट से आप जो है वो ये फॉर्मूला यूटिलाइज करके कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो बल्कि यानी वो कंस्ट्रक्शन उन्होंने यहाँ पे शो की हुई है, मैं यहीं से दिखा देता हूँ तो इट विल बी मोर फास्ट एंड एफिशिएंट, ठीक है। तो ये अब आपके पास जो बेसिस फंक्शंस हैं उनकी स्केचिंग जो है वो की हुई है जस्ट एज एन एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें ये जो लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने कुछ बेसिस फंक्शंस जो हैं वो स्केच किए हैं। कौन से स्केल पे? स्केल 1, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि जितने भी फीस हैं उनका जो पहला सबस्क्रिप्ट है उसमें 1 है, ठीक है। जो दूसरा सबस्क्रिप्ट है वो n को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पहला सबस्क्रिप्ट जो है वो j को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। पहला सबस्क्रिप्ट j1 है तो दैट मींस के स्केल 1 है, और दूसरा सबस्क्रिप्ट जो है वो n को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो शिफ्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पे उन्होंने स्केल 1 पे जो रेजोल्यूशन है 4 बेसिस फंक्शंस यहाँ पे स्केच किए हुए हैं। तो हम में से किसी को भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि स्केल 1 पे सिर्फ 4 ही बेसिस फंक्शंस हैं। देयर आर इनफिनिट बेसिस फंक्शंस, ठीक है, हम जितने मर्जी स्केच कर लें, इट्स अप टू अस। तो अगर हम आपको एग्जाम्स में स्केचिंग कहते हैं तो विल आस्क यू
इसी तरह ही हम आपसे पूछेंगे कि 2 बेसिस फंक्शन स्केच करते हैं या 4 करते हैं या 8 करते हैं, जो भी, तो ऑफ कोर्स सारे तो स्केच नहीं कर सकते, इनके इनफिनिट बेसिस फंक्शन नहीं बना सकते। तो अगर ये स्केचिंग करनी भी है तो हाउ डू वी गेट स्टार्टेड? उसमें सबसे पहले जो है वो आप ये जो n इक्वल टू 0 की कॉरेस्पॉन्डिंग जो होता है बेसिस फंक्शन, उसको आप सबसे पहले स्केच करते हैं। मतलब क्या है कि किसी भी स्केल पे, किसी भी रेजोल्यूशन लेवल पे जो जो आपके पास यानी हर स्केल पे आप सोच सकते हैं कि यू नीड अ मदर वेवलेट एट दैट पर्टिकुलर स्केल। जैसे स्केल 0 पे मदर वेवलेट है, इसी तरह से स्केल 1 पे आपको मदर वेवलेट चाहिए। एक दो मदर वेवलेट आ गया तो उसको सिर्फ दाएं बाएं शिफ्ट आपने करना है और आपके पास जो है वो जो बेसिस फंक्शंस हैं वो बनते जाएंगे। तो ये जो phi10 है, जहां पे मैं इस वक्त माउस को ओवर कर रहा हूँ, तो दैट इज द मदर वेवलेट, ठीक है। यानी कि बगैर किसी डिले के, बगैर किसी शिफ्ट के ये बेसिस फंक्शन है स्केल 1 पे। और ये मदर वेवलेट कैसे आ रहा है? इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंप्रेशन अप्लाई की है। कंप्रेशन का मतलब ये है कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज टू काइंड ऑफ मेमोराइज दिस, इट्स वेरी इजी, ठीक है। जो स्केल 1 है तो वो कौन सी स्पेस है? V1 स्पेस है, इटैलिसाइज्ड V1, ठीक है। तो उस स्पेस में जो सिग्नल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है कि वो हाफ सेकंड के लिए जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, उसके बाद एम्पलीट्यूड चेंज होना होता है। दैट मींस के V1 स्पेस पे सारे बेसिस फंक्शंस ऐसे होने चाहिए जिनका ड्यूरेशन हाफ सेकंड हो। तो मैं इसको मैं भी यहाँ पे स्केच कर ही देता हूँ, इस तरह से भी टाइम लग रहा है। ओके, तो ये मामला है। लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला वंस अगेन। जो जेनेरिक फॉर्मूला था phi j, n of t इक्वल्स एम्पलीट्यूड स्केलिंग और फिर मदर वेवलेट एट स्केल 0, ठीक है, और फिर टाइम स्केलिंग 2⁻j और फिर शिफ्टिंग। अब इसमें जो है अगर आप कहें कि phi j 0t, यानी कि jth स्केल पे जो मदर वेवलेट है वो क्या है, तो 2⁻j/2 phi0 और फिर 2⁻j t, यानी कि शिफ्ट खत्म हो गई। और फिर जैसे आपने j को 1 लेके आप स्केचिंग करना चाह रहे हैं कि स्केल 1 है, तो फिर आपके पास आ जाता है phi01 t, वो किस चीज के इक्वल है? 2⁻½ और फिर phi0 और 2t। तो phi0 2t क्या चीज होगा? phi0 of t क्या है? phi0 of t is 1 between 0 to 1, ठीक है। तो phi0 2t क्या है? वो सिंपली जो है ये सेम सिग्नल है, लेकिन आपने उसको कंप्रेस कर दिया है बाय फैक्टर ऑफ 2, ठीक है। जब आपने कंप्रेशन किया है तो नाउ इट एग्जिस्ट फ्रॉम 0 to हाफ, उसका मैग्नीट्यूड हाफ है और उससे आगे वो 0 है। तो ये आपके पास phi0 2t है, ठीक है। और phi0 2t है और फिर आपने उसकी ये एम्पलीट्यूड स्केलिंग करनी है। तो मैं इसको यहीं पे स्केच कर देता हूँ मे बी, ठीक है, कि 0 से हाफ तक ये एग्जिस्ट करता है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2⁻½ एक्चुअली स्क्वायर रूट 2 है। तो ये कौन सी चीज है? phi10। तो ये आपके पास ये जो चीज है, इट्स अ स्पेशल थिंग। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि मदर वेवलेट एट स्केल, कौन सा स्केल है? j = 1, ठीक है। अब इसके बाद जो आगे जितने भी बेसिस फंक्शंस हैं, दे आर सिंपली द शिफ्टेड वर्जन्स ऑफ इट। इनके अगला बेसिस फंक्शंस जो है उसमें आप 1 की शिफ्ट देंगे तो वो हाफ से 1 तक चला जाएगा, ठीक है। और ये कौन सी चीज है? दैट इज एक्चुअली phi1 इनके स्केल 1 और शिफ्ट बाय 1, ठीक है। तो ये चीज है। फिर इसको आप मजीद शिफ्ट दें, इनके n चेंज करेंगे तो फिर ये जो है वो 1 से 1.5 तक होगा और मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर रूट 2 है। और ये कौन सी चीज है? phi1, 2t। और इसी तरह से फिर इसको मजीद आगे ले जाएं तो फिर क्या होगा? 1.5 से 2 होगा और एम्पलीट्यूड स्क्वायर रूट 2 है। और ये क्या है? phi1, 3t। तो इस तरह से आप जितने मर्जी जो है वो बेसिस फंक्शंस स्केच कर लें फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो जब आप सिमुलेशंस वगैरह करते हैं मैटलैब में, पाइथन वगैरह में, तो वहाँ पे ऑलरेडी बिल्ट इन कमांड्स या लाइब्रेरीज की वजह से ये सब कुछ हो जाता है। लेकिन अभी हम लर्निंग पे एम्फसाइज कर रहे हैं, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बेसिस फंक्शंस हैं हम खुद स्केच करना सीखें। अब ये जो राइट साइड में जो कॉलम है, इसमें आपके पास
कोई 7-8 मेरे ख्याल में टिपिकल बेसिस फंक्शंस हैं। कब? जब आपने वेवलेट रिप्रेजेंटेशन लिखनी हो x ऑफ t की एट स्केल j इक्वल टू, तो जो भी स्केल है उसमें व्हाट्स द स्टार्टिंग पॉइंट कि आप जो है वो हर स्केल में मदर वेवलेट जो है वो तलाश करें। और मदर वेवलेट कहाँ पे आएगी आपके पास? फॉर n इक्वल टू 0, फी टू 0, इनके जो आपके पास रेजोल्यूशन 2 है, स्केल 2 है, उस पे जो जीरो शिफ्ट के साथ जो बेसिस फंक्शन है वो सबसे पहले है। तो ये इसको आपने सबसे पहले यानी स्केच करना है जब कभी आपको स्केचिंग के लिए कहा जाए। इसकी स्केचिंग कैसे होगी कि ओरिजिनल जो मदर वेवलेट है स्केल 0 पे उसको रिकॉल करें, इट इज 1, कौन सी ड्यूरेशन में? 0 से 1। तो जब आपने स्केल जे पे जाना है तो स्केल जे पे जो सिग्नल्स हैं उनकी क्या इनकी खासियत होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये कि all the members of V1 V2 space they remain constant for 1/4 of a second। तो अब आपने क्या करना है, जो ओरिजिनल मदर वेवलेट था एट स्केल 0 जिसकी ड्यूरेशन 1 सेकंड थी, तो उसको आप कंप्रेस करें, उसकी ड्यूरेशन 1/4 सेकंड हो जाएगी। तो ये अब आपके पास फी आ जाएगा स्केल 2 पे और शिफ्ट 0 के साथ। तो ये आपके पास मदर वेवलेट है एट स्केल 2 j इक्वल टू 2। और फिर अब आपने क्या करना है, फी टू 1 है या फी टू 2 है, फी टू 3, फी टू 4, फी टू 5, तो ये सारे जो फीस हैं, बेसिस फंक्शंस हैं, कैसे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे? आप बेसिकली जो है वो आपका जो ओरिजिनल मदर वेवलेट है एट दैट स्केल उसको आप शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स राइट, ठीक है? उसको आप राइट की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे तो आपके पास चीजें आती जाएंगी। इसी तरह से फी 2-1 या फी 2-2, फी 2-3, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जब आप शिफ्ट करेंगे वो भी ये मामला है कि मदर वेवलेट को आप लेफ्ट साइड पे आप शिफ्ट करते जाएंगे तो आपके पास बेसिस फंक्शंस आते जाएंगे। वंस अगेन डिस्क्लेमर कि स्केल j इक्वल टू 2 पे हमारे पास 8 बेसिस फंक्शंस नहीं है, एक्चुअली इनफिनिट बेसिस फंक्शंस हैं, उनमें से कुछ ही हम स्केच कर सकते हैं जो हमने किया हुआ है। तो सिमिलरली यू कैन स्केच द बेसिस सिग्नल्स एट स्केल 3, स्केल 4, एंड यू गाइस कैन इमेजिन कि हम इजीली ये जो स्केचिंग वगैरह है इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर्स। कि जो भी आपका रोल नंबर हो, किसी का रोल नंबर 58 है तो हम आपसे कहें कि आप जो है वो स्केल j 58 पे, j इक्वल 58 पे हमें पहले 4-5 बेसिस फंक्शन बना के दिखाएं। तो वहां पे फिर इनके इट वुडंट बी डिफिकल्ट, ठीक है, बट इट वुड नीड सम काइंड ऑफ अ सीरियसनेस कि आप इन चीजों को थोड़ा सा केयरफुली लेके चल रहे हो। सर ये जो फी 2,2 जिस तरह लिखा हुआ है तो इसका मतलब, या फी 2,1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो शिफ्ट 1 से होएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे उसने 0.5 से किया, मतलब फी 2 से वो जब फी 2 1 पे गया तो वो, हाँ जी, वो दैट इज ट्रिकी, आई एग्री, ठीक है। अपेरेंटली हमें लग रहा है कि शिफ्ट होनी चाहिए बाय 1, लेकिन इसमें मामला ये है कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें राइट हियर, जिसको मैं इस वक्त माउस ओवर कर रहा हूँ, इसमें आपके पास शिफ्टिंग और स्केलिंग दोनों हो रही है। तो इवेंचुअली होता ये है कि जब आप इंटीजर शिफ्ट देते हैं तो यहाँ पे आपके पास इस रेजोल्यूशन पे इंटीजर शिफ्ट आती नहीं है। तो आप कह लें कि क्वालिटेटिव इसमें रूल ऑफ थंब यही है इनके विच विल स्पीड अप द थिंग्स के मदर वेवलेट जैसे जहां पे एंड हो रहा है और आपने उससे अगला बेसिस फंक्शन बनाना है, तो जहां पे मदर वेवलेट एंड हो रहा है तो वहां से आप उसको स्टार्ट करेंगे और उसका ड्यूरेशन कितना होगा, 1/4 ऑफ अ सेकंड एंड सो ऑन। तो मकसद ये है कि इसमें एक सिमेट्री है, आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं, दैट वुड मेक द थिंग्स फास्टर। अदरवाइज जो आप कह लें जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि इवेंचुअली ये जो इक्वेशन है इसमें ये वाला फैक्टर तो चले एम्पलीट्यूड स्केलिंग है, ये इसमें कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ये जो इसका आर्ग्यूमेंट है इसमें ट्रिक है। इसमें अगर आप बाय डेफिनेशन चलेंगे तो आपको वो अपने सिग्नल्स की बुक से या डीएसपी के इनिशियल चैप्टर से आपको वो रूल मेमोराइज करना पड़ेगा कि जब आपके पास शिफ्टिंग और कंप्रेशन दोनों हो तो कौन सा ऑपरेशन आपने पहले परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आप उस तरह से भी चल सकते हैं, यू विल एंड अप द सेम रिजल्ट, लेकिन डेफिनेटली नाइवली सबसे पहली जो थिंकिंग आती है तो वो यही आती है कि हम इंटीजर शिफ्ट्स दे रहे हैं। तो अगर आपके पास मदर वेवलेट स्केल 2 पे 1/4 ऑफ अ सेकंड के लिए डिफाइंड है, तो जब हम इसको शिफ्ट दें तो शिफ्ट बाय 1 करें तो जो सबसे पहला बेसिस फंक्शन है टुवर्ड्स राइट तो वो 1 सेकंड की डिले के बाद शुरू हो, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ऑपरेशंस मिलके आपके पास ये मामला बनता है। ठीक है।
तो जैसे अगर स्केल Product 4 होएगा क्या करनी होगी जी बताएं। जी, अगर स्केल 4 होएगा तो जैसा 4 फी 1 होएगा तो उसका मतलब शिफ्ट मतलब वो 1/4 पे जाएगी हमारी जी डायरेक्ट फंक्शन। ठीक है। यानी रूल ऑफ थंब यही है कि जहां पे आपका प्रीसीडिंग जो बेसिस फंक्शन है जहां पे वो उसका इख्तिताम हो रहा है तो वही आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपके नेक्स्ट बेसिस फंक्शन का। ठीक है सर। ओके तो राइट तो हम इनके वेवलेट को काफी हद तक हम इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक सिग्नल की पीस वाइज अप्रोक्सीमेशन करनी है, उसमें हम रेजोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो हमारी अप्रोक्सीमेशन बेहतर होती जाती है और जब हमारी रेजोल्यूशन इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन है इट बिकम्स एन एग्जैक्ट थिंग। ठीक है कि आपके पास जो भी वेवलेट रिप्रेजेंटेशन है इट इज एन एग्जैक्ट फेथफुल रेप्लिका ऑफ योर एक्स ऑफ टी। इनके एक्स और एक्स हैट दे आर ट्विन्स, लेकिन जब j इन्फिनिट होगा तो x और x हैट इट्स वन एंड द सेम थिंग, जैसे एक ही साउल है और उसकी दो कॉपीज हैं। ओके तो अब यहाँ पे हम इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस न्यू नोटेशन वंस अगेन। तो पहले हम v स्पेसेस की बात कर रहे थे, यानी कि जो भी v's हैं vj's हैं, यानी कि v0 v1 v2 v3 v4 दे आर ऑल कलेक्शंस ऑफ सेट्स। यानी कि कलेक्शन मींस के बहुत सारी चीजों को आपने कंबाइन करके अपने ज़हन में सोच रहे हैं। ठीक है तो वीजे स्पेसेस की बात कर रहे थे, अब हम डब्ल्यूजे स्पेसेस की बात करेंगे। तो डब्ल्यूजे जो स्पेसेस हैं हाउ आर दे रिलेटेड टू द वीजे स्पेसेस, तो वो ये इक्वेशन है जो हमें नजर आ रही है कि हम कह रहे हैं कि अगर हम W0 स्पेस जो है उसके बारे में सोचें तो वो क्या चीज है, इट इज काइंड ऑफ अ डिफरेंस ऑफ V1 स्पेस एंड V0 स्पेस। ये जो आपको जो ऑपरेटर नजर आ रहा है दैट्स अ डिफरेंस ऑपरेटर, लेकिन ये ऑपरेटर सेट्स पे अप्लाई होता है, नंबर्स पे अप्लाई नहीं होता। जैसे 2 - 3 वो जो नेगेटिव ऑपरेटर है या माइनस ऑपरेटर है तो वो नंबर्स पे अप्लाई हो रहा है, ये ऑपरेटर सेट पे अप्लाई हो रहा है। तो जब सेट्स पे ऑपरेटर्स अप्लाई होते हैं तो यू हैव टू थिंक अ बिट केयरफुली। तो वो यहाँ पे फिर उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया होगा कि W0 कौन सी स्पेस है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ सिग्नल्स। तो W0 वो सिग्नल्स हैं जो कि V1 में हैं, लेकिन उन सिग्नल्स का जब आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं विद एनी सिग्नल इन V0 तो उसका जो आंसर है वो 0 आता है। यानी कि V1 में बहुत सारे सिग्नल्स हैं, V1 इज अ सेट। ठीक है उस सेट में से कुछ सिग्नल्स ऐसे होंगे जिनको आप उठाएं, उनमें से कोई भी एक फर्जी सिग्नल P है उसको आप उठा लें, तो उसको फिर आप V0 के किसी भी सिग्नल के साथ जब मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। तो यूं समझ लें कि V1 एक बड़ा सेट है, V0 एक छोटा सेट है, और V1 सेट जो है उसमें कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो V1 से ऑर्थोगोनल है। ठीक है तो वो जो सारे मेंबर्स हैं तो वो उनको हम मार्क करके लेबल करके टैग करके हम उसको W0 स्पेस में हम रख लेते हैं। तो W0 जो स्पेस है यानी कि इट इज कॉल्ड डिटेल्ड स्पेस। अब जैसे हमारे पास टाइम खत्म हो गया तो हम डेफिनेटली इस पे यहीं से हम कमेंट्स करेंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ पे बस एक चीज है जो मैं 1 मिनट में समराइज कर देना चाहता हूँ, आप लोग अपनी अटेंडेंस भी डेफिनेटली लगाएं कि वीजेस जो हैं ये वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, इनके इससे आपको बड़ी आसानी हो जाती है, आप कहीं से भी ये टॉपिक रीड करेंगे। तो वीजेस को हम स्केलिंग स्पेसेस कहते हैं या अप्रॉक्सीमेशन स्पेसेस कहते हैं, और जो WJs हैं उनको हम वेवलेट स्पेसेस कहते हैं या डिटेल स्पेसेस कहते हैं, और VJs के लिए जो बेसिस फंक्शंस हैं उनको हम स्केलिंग फंक्शंस कहते हैं, और WJs के लिए जो बेसिस फंक्शंस हैं जो कि साइज हैं, साइज अभी हमने डिफाइन नहीं किया है, अगले लेक्चर में हम करेंगे, तो उनको हम वेवलेट्स कहते हैं। और फिर किसी भी सिग्नल की जो अप्रॉक्सीमेशन है वो आप अप्रॉक्सीमेशन स्पेस में कर सकते हैं या फिर डिटेल स्पेस में या वेवलेट स्पेस में कर सकते हैं। ठीक है तो ये